हेलो स्टूडेंट्स। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और बात करेंगे आज अपन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर के रिगार्डिंग। चैप्टर सेकंड, क्लास 10th आरबीएससी बोर्ड यानी राजस्थान बोर्ड के अंदर जो चैप्टर सेकंड है, काफ़ी बड़ा चैप्टर है बट बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके रिगार्डिंग हर बार एग्जाम में क्वेश्चंस आता है, वो भी मेजर क्वेश्चंस आता है। अब वो आपको चैप्टर के अंदर जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे मैं आपको बताता जाऊंगा कहाँ से कौन सा क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटी होती है, सारा मैं बताऊंगा। तो लास्ट तक बने रहना है और पूरा कंसंट्रेशन के साथ आपको ये देखना है। और मैं आपको बता दूं, यदि आपने इस चैप्टर को जैसे मैं आपको लीड कर रहा हूँ वैसे आपने इसको थोड़ा सा समझ लिया तो आई होप लाइफ टाइम के लिए मेमोरी में सेव हो जाएगा। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। और ये अपना इस चैप्टर का जो सेकंड चैप्टर है, ह्यूमन सिस्टम, मानव तंत्र, उसका फर्स्ट सेशन है। और फर्स्ट सेशन के अपन डिस्कस करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं इसके जो सिलेबस हैं, जो सिलेबस था इस चैप्टर के अकॉर्डिंग, वैसे सभी सिलेबस मैंने पहले ब्रीफली आपको बता दिया है कौन से चैप्टर से क्या क्वेश्चंस आने वाला है, कौन सा टॉपिक्स आने वाला है, क्या क्या पोर्शन डिलीट हुआ। अभी अपन बात करेंगे इस सेकंड चैप्टर की। साइंस के अंदर सेकंड चैप्टर है, इसके अंदर क्या क्या डिलीट हुआ वो आपको मैं बता दूँ। तो आप देख पा रहे होंगे ये अभी जो लेटेस्ट सिलेबस हैं उसके अंदर से हैं। और इस चैप्टर के अंदर पहले सारा कुछ आपको पढ़ना होता था पूरा चैप्टर में जो भी था, बट कोविड-19 के कारण से ये डिलीट कर दिया है पोर्शन और आपको केवल जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ वही पढ़ना है। फर्स्ट वन पढ़ना है पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम। सेकेंड वन पढ़ना है श्वसन तंत्र यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम। थर्ड वन पढ़ना है ब्लड यानी रक्त एवं उसका परिसंचरण यानी ब्लड और ब्लड का सर्कुलेशन। फोर्थ वन पढ़ना है आपको उत्सर्जन तंत्र, ठीक है, एक्सक्रिएटरी सिस्टम। और फिफ्थ वन पढ़ना है आपको जनन तंत्र जिसको रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहते हैं। इनको अपन बारी बारी से सेशन वाइज स्टडी करेंगे और कंप्लीटली चैप्टर को पूरा करेंगे। तो आज के सेशन के अंदर अपन केवल और केवल फर्स्ट वाला जो हेडिंग है उसी को डिस्कस करेंगे, पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम। और इसके रिगार्डिंग पूरा जो भी क्वेश्चंस एग्जाम में आता है, अब वो क्लासेस का हो, राजस्थान बोर्ड से रिगार्डिंग हो या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के रिगार्डिंग हो, सारे क्वेश्चंस जितना भी हो सकेगा मैं इस चैप्टर से निकालने की कोशिश करूंगा और आई थिंक वो आपके लिए सफिशिएंट होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट वन, इसमें आपको याद रखना है कि ये सिस्टम है रिगार्डिंग किससे हैं, कौन कौन से ऑर्गन्स हैं जो कि अंग हैं वो इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, इसके अंदर इंक्लूड होते हैं, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके बाद अपना आगे देखेंगे क्या क्या फंक्शंस होते हैं, क्या क्या ऑर्गन्स। देखिए आप, सबसे फर्स्ट वन आपके सामने इमेज शो है और आई होप आपने ये इमेज कहीं ना कहीं देखा ही होगा। ठीक है, स्टार्टिंग क्लासेस से आई थिंक बहुत ही जल्दी से अब आने लगा है, थर्ड फोर्थ क्लासेस से ये आने लगा है, तो वहाँ से अभी तक आपने काफ़ी जगह ये देखा होगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपके बॉडी सिस्टम है तो आपको सब पता होगा। बात करते हैं इसके ऑर्गन्स की, तो सबसे फर्स्ट वन आप देखते हैं तो डाइजेस्टिव यानी कि खाना जो आप खाते हैं वो माउथ से लेते हैं, तो सबसे फर्स्ट वन इसका पार्ट होता है माउथ। माउथ के बाद एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आप देख पा रहे होंगे, ये वाली, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर फेरिंग्स होता है। ठीक है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हो वो फेरिंग्स होता है। उसके आगे ये कनेक्टेड होता है ईसोफेगस से। ठीक है, ये कनेक्टेड होता है ईसोफेगस से, ग्रास नली जिसको बोला जाता है। आगे फिर ये कनेक्टेड है, आप देख पा रहे होंगे एक जे लाइक स्ट्रक्चर है जिसको बोला जाता है स्टमक या आमाशय इसको बोला जाता है। ये दिखाई दे रहा होगा आपको, आई थिंक आपको समझ आ रहेगा। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर ये लीवर है, यहाँ पर ये लीवर आपको शो हो रही होगी ट्रायंगुलर इन शेप में। डिटेल से डिस्कस करेंगे क्या होती है लीवर। उसके बाद आपको दिख रहा होगा यहाँ पर येलोइश कलर में पेनक्रियाज, अग्नाशय जिसको कहते हैं। वहीं पर आगे आप देखते हैं तो ये इंटेस्टाइन्स हैं, ये जो अंदर वाले इंटेस्टाइन है ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। ठीक है, छोटी आंत्र। और ये जो ग्रीन स्ट्रक्चर आपको दिख रही है ये बड़ी आंत्र हैं। ठीक है, यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन, और इनको कोलन कहते हैं। आगे डिटेल से अपन देखेंगे। तो आई होप जो डायग्राम मैंने दिखाया आपको समझ आया होगा। इसको पूरा डिटेल से देखेंगे, धीरे धीरे समझ आ जाएगा, बट कंसंट्रेशन के साथ आपको देखना है। एक और रफली डायग्राम, सेम वही डायग्राम है, रफली डायग्राम है, आप देख पा रहे होंगे। इसके अंदर जो मैंने बताया वही सारे पार्ट्स हैं।
आप देख रहे होंगे यहाँ पर ये माउथ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये कनेक्टेड होता है फेरिंग्स है, ठीक है, नेजल कैविटी फेरिंग्स वगैरह, ठीक है। उसके बाद ये ईसोफेगस है, पाइप लाइक स्ट्रक्चर है जो कि आगे मीडियम प्रोवाइड कर रहा है, एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर है, आगे डिटेल बात करते हैं। उसके बाद यहाँ पर ये जे लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये स्टमक होता है। उसके बाद देखें तो पेनक्रियाज और लीवर ये एसेसरी ऑर्गन है। अब एसेसरी ऑर्गन यानी सहायक ग्रंथियाँ क्या होती है वो अभी अपना देखेंगे, पहले ऑर्गन्स देख सकते हैं आप। उसके बाद देखें तो स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत्र और लार्ज इंटेस्टाइन बड़ी आंत्र, और लास्ट वन पार्ट होता है एनस जिसको गुदा द्वार कहते हैं, वो आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो ये भी आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद एक और डायग्राम है, इसमें और क्लियरली आप देख पा रहे होंगे, देख सकते हैं क्लियरली सारे ऑर्गन दिख रहे होंगे। अब क्वेश्चंस ये आएगा आपके माइंड में, सर इसमें लंग्स भी दिख रहे हैं, फेफड़े भी दिख रहे हैं, फेफड़ों का क्या रोल होता है? तो इसमें फेफड़ों का कोई रोल नहीं होता है, और रेस्पिरेटरी अपन अलग से डिफाइन करेंगे, अलग से पढ़ेंगे। बट इसमें ऑर्गन्स आपको देखने हैं कहाँ से होता है, ठीक है। ये दोनों लंग्स हैं, आप देख पा रहे होंगे दोनों लंग्स हैं, इसके बीच में ये हार्ट है, ठीक है। और इस स्पेस को मीडिया स्टेनम कहा जाता है, और काफ़ी बार एग्जाम में पूछा हुआ है। दोनों हार्ट जो लंग्स सिचुएटेड होता है, यानी लंग्स प्रेजेंट होता है, वो किस जगह पर पाया जाता है? तो वो जो स्थान होता है वो होता है मीडिया स्टेनम, दोनों लंग्स फेफड़ों के बीच में होता है, ठीक है। उसके बाद ये आमाशय हैं, ये लीवर है, ठीक है। ये ग्रीन सा दिख रहा है आपको, ये गोल ब्लेडर है। आगे बात करेंगे गोल ब्लेडर से रिगार्डिंग, काफ़ी बार क्वेश्चन आया हुआ है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी, और आपके राजस्थान बोर्ड और सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड के अंदर भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। उसके बाद ये एलोइस आपको दिख रहा है, ये अग्नाशय है यानी पेनक्रियाज है। उसके बाद ये दिस वन, ये क्या है आपकी छोटी आंत्र, और बार जो आपने दिख रही है ये बड़ी आंत्र यानी लार्ज इंटेस्टाइन है, ठीक है। आई होप समझ आया होगा। आगे चलते हैं, एक और इमेज है वो बिल्कुल क्लेरिफाई कर देगा आपको। देख सकते हैं सारे इमेज, ये इमेज इसलिए रखिए ताकि आपको ऑर्गन्स पता चल जाए, और ऑर्गन्स जैसे पता चल जाए तो उनके फंक्शंस और उनके रिगार्डिंग आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ आएगा। तो देख सकते हैं आप यहाँ से, ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर जो मैंने आपको बताई थी ईसोफेगस, ईसोफेगस के बाद ये स्टमक, स्टमक के बाद ये लीवर, लीवर के नीचे ये ग्रीन कलर्स में दिख रहा है आपको ये गोल ब्लैडर। उसके बाद में येलोइश कलर में दिख रहा है ये आपका पेनक्रियाज, ये स्मॉल इंटेस्टाइन बीच वाली, और लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। अब इनके भी कुछ पार्ट्स होते हैं, अपन डिस्कस करते हैं आगे। उसके बाद आगे चले, नेक्स्ट जो डायग्राम आपको दिख रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है, और आई थिंक आप सबको पता है, आपके माउथ का ये डायग्राम है, और इसके अंदर शो हो रहे हैं टीथ, यानी आपके दांत दिखाई दे रहे हैं। अब दांतों का क्या रोल होता है डाइजेशन में, वो भी अपन डिस्कस करेंगे कंप्लीटली, आपको पता होगा। भोजन को तोड़ने के लिए काम आता है, चीरने फाड़ने के लिए काम आता है, वो आप देख पा रहे होंगे। यहाँ से क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि दांत कितने प्रकार के होते हैं, और राजस्थान बोर्ड के अंदर क्वेश्चन ये आया हुआ है कि भोजन को चीरने और फाड़ने के लिए कौन सा दांत काम में आता है। तो डिटेल से आप देख पाएंगे आगे। अभी देखिए कितने प्रकार के होते हैं, तो देख सकते हैं आप मोस्टली केनाइन, ठीक है, इंसीजर, केनाइन, उसके बाद प्रीमोलर और मोलर, यानी कि 4 टाइप्स के, यानी कि 4 प्रकार के दांत होते हैं, इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। ये टीथ है आपके, ये गम्स वगैरह आपको पूरा अच्छी तरीके से दिख रहा होगा। आगे और डायग्राम से आपको पूरा क्लासीफाइड हो जाएगा अच्छी तरीके से, आप देख पा रहे होंगे पूरा आपका टीथ है, आपका माउथ है, इसके अंदर पूरे टीथ शो हो रहे हैं, आप देख सकते हैं। यही आपका इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर, सॉरी ये मोलर। लोकेशन आपको याद रखना है कहाँ पर लोकेशन होती हैं। जो इन फ्रंट होते हैं, जो आगे की दांत होते हैं, उनको इंसीजर कहते हैं, जो उनके साइड में होते हैं उनको कैनाइन बोलते हैं, और आगे साइड चलते हैं अपन तो प्रीमोलर, और लास्ट एंड मोलर टीथ होते हैं, ठीक है। नंबरिंग आपको याद होनी चाहिए, कितने नंबर्स में होते हैं वो आगे अपन डिस्कस करते रहेंगे। ये देख लीजिएगा इस तरीके से, ये अलग अलग टीथ का शेप होता है, साइज होती है, आप देख पा रहे होंगे। केनाइन, ये इंसीजर, ये प्रीमोलर और ये मोलर। आप देख सकते हैं आपके पास अपने खुद के टीथ है, आप ग्लास में मिरर में देख पाएंगे, ठीक है। तो ये सारे टीथ हैं, आगे पता चलेगा आपको कि इनका मेजर रोल क्या होता है, और चीरने फाड़ने, डाइजेस्ट करनी, ब्रेक डाउन करना, जो आप खाना खाते हो उसको तोड़ने, ये इनका मेजर काम होता है, वो आप देख पाएंगे। और इनके रिगार्डिंग भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में, आप देख रहे होंगे। ये सारे टीथ है, ये तीनों 4 टाइप के, आप एक बार फिर से देख सकते हैं, सेम एज इट इज ऐसे ही होते हैं, आप रियलिटी में भी देख पाएंगे, ठीक है। और क्वेश्चन यहाँ पर एक और आता है कि सबसे कठोर पार्ट कौन सा होता है, तो वो टीथ के अंदर होता है, और टीथ के अंदर कौन सा होता है, इनेमल। ये आपको याद रखना है, काफ़ी बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा हुआ है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए अब अपन बात कर लेते हैं, इसको ब्रीफली समझने की कोशिश करेंगे कि
डाइजेशन क्या होता है, पाचन तंत्र होता क्या है, पाचन क्या होता है, और किस किस तरीके से अपन इसको ब्रीफली अपन समझ सकते हैं, किस किस तरीके से इसके क्वेश्चन हैं जो कि एग्जाम में पुटअप होते हैं, तो उसको अपन डिटेल से स्टडी करते हैं। सबसे फर्स्ट वन वही डायग्राम आपको जिस मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था वही डायग्राम है, और आई थिंक डायग्राम से रिगार्डिंग इसके जो अंग होते हैं पाचन तंत्र के अंदर या डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जो ऑर्गन होते हैं वो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ आ गए होंगे कौन कौन से होते हैं, आपको भूलना नहीं है। फर्स्ट वन आपको यही याद रखना है कि डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र के अंदर अंग कौन कौन से होते हैं, मैंने आपको बता दिया। फर्स्ट वन होता है आपका माउथ, मुंह, उसके बाद होती है आपकी ग्रसनी जिसको फेरिंग्स कहते हैं, उसके बाद होती है आपकी ईसोफेगस, ठीक है, ओसोफेगस जिसको ग्रसिका कहते हैं, उसके बाद में होता है आपका आमाशय, ठीक है, सॉरी ये आमाशय जे शेप में, उसके बाद ये लीवर और पेनक्रियाज यहाँ पर प्रेजेंट होता है, वो असेसरी सहायक ग्रंथियाँ हैं, उसके बाद छोटी आंत्र, बड़ी आंत्र और गुदा द्वार, ये बेसिकली इसके अंग हैं पाचन तंत्र के। अब इनमें होता क्या है वो अपन डिटेल से देखते हैं। तो सबसे फर्स्ट वन आपको मैंने शो कर रखा है, आप देख पा रहे होंगे अंग, ठीक है। तो दो तरीके के डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर पाचन तंत्र के अंदर दो प्रकार के अंग हैं जो कि शामिल होते हैं, कौन कौन से होते हैं वो आप देख पा रहे होंगे, और ये भी आपको याद रखना है बोर्ड एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये भी पूछा हुआ है कि पाचन तंत्र के अंदर कौन कौन से अंग हैं जो कि शामिल किए जाते हैं। तो आप देख सकते हैं सबसे फर्स्ट वन मुंह जिसको माउथ, उसके बाद ग्रसनी जिसको फेरिंग्स कहते हैं, और ग्रास नली या ग्रसिका जिसको ईसोफेगस कहते हैं, स्टमक जिसको आमाशय कहते हैं, छोटी आंत जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन, बड़ी आंत जो लार्ज इंटेस्टाइन, और मल द्वार जिसको रेक्टम कहते हैं, जो कि डायग्राम में आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। आगे फिर से मैं बताऊंगा आपको, इनको स्पेसिफाई करूंगा। आई थिंक स्टार्टिंग क्लासेस है आपकी, तो आई थिंक थोड़ा कम आएगा बट समझ में आ जाएगा, थोड़ा कंसंट्रेशन के साथ बैठे। तो ये है मेन ऑर्गन डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, यानी मुख्य अंग है ये पाचन तंत्र के अंदर। अब बात करते हैं कुछ स्पेशल अंग भी होते हैं जो कि पाचन के अंदर सहायता करते हैं, यानी पाचन के अंदर सहायता करते हैं, और उन अंगों को बोला जाता है पाचन ग्रंथियां या डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, ठीक है, या फिर असेसरी ऑर्गन कह सकते हैं, सहायक अंग कह सकते हैं, जो भी आप समझे वो ये याद रखें। फर्स्ट वन आपको पता है माउथ के अंदर लार जो निकलती हैं वो कहाँ से निकलती हैं, वो सलाइवरी ग्लैंड या लार ग्रंथि से निकलती हैं। अब वो कितनी होती हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद लीवर जो भी मैं आपको बता रहा था, तीन भुज यानी तीन कोनों वाली, ट्रायंगुलर इन शेप में होती है, वो तीन कोने होते हैं उसके, ठीक है, त्रिभुज के जैसी। उसके बाद अग्नाशय जो एलोइस में आपको बता रहा था बार बार, वो अग्नाशय जिसको पेनक्रियाज कहते हैं, ठीक है। आई थिंक ऑर्गन्स के रिगार्डिंग आपका कोई भी डाउट नहीं होगा, ठीक है। अब आपको ये सारे ऑर्गन्स पता चली गए, ये तीनों जो ग्लैंड्स हैं, ग्रंथियां हैं, वो भी आपको डायग्राम में कहीं ना कहीं दिखाई दी होगी, आगे मैं फिर से आपको बताऊंगा, ठीक है। चलते हैं आगे, और सबसे फर्स्ट वन आपका क्वेश्चन यही है, बोर्ड्स एग्जाम में यही क्वेश्चन पुटअप होता है कि एलिमेंट्री कैनाल्स क्या होती हैं, यानी आहार नाल किसको कहते हैं। फर्स्ट वन क्वेश्चन आपका यही है, आहार नाल क्या होती हैं या एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है, ये आपसे क्वेश्चन पुटअप है बोर्ड एग्जाम्स में। तो आहार नाल क्या है, सभी अंग मिलकर आहार नाल का निर्माण करते हैं, यानी पॉइंट यहाँ से आपको याद रखना है कि मुंह से लेकर मलद्वार तक, यानी माउथ टू रेक्टम तक जो ऑर्गन्स होते हैं वो सारा क्या होता है, एलिमेंट्री कैनाल होती है, यानी आहार नाल होती है। एक बार मैं स्पेसिफाई करके बता सकता हूँ, आप देख पाएंगे डायग्राम में, डायग्राम वाइज आपको बता देंगे, देख पाएंगे आप। ये डायग्राम ले लीजिएगा आप, ये डायग्राम ले लीजिए, ठीक है। तो इस डायग्राम में आप अच्छी तरीके से देख पाएंगे एलिमेंट्री कैनाल यहाँ से यानी माउथ से लेकर रेक्टम यानी एनस तक जो पार्ट होता है, माउथ यानी मुंह से लेकर मलद्वार तक जो पार्ट होता है, पूरा जो अंग है इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट है, वो सारी क्या होती हैं, आहार नाल होती है, यानी एलिमेंट्री कैनाल होती है। आई होप स्पेसिफाई हो गया होगा, याद हो गया होगा, ठीक है। यानी माउथ से लेकर मलद्वार तक का जो पार्ट होता है वो क्या कहलाता है, आहार नाल या एलिमेंट्री कैनाल कहलाता है, ठीक है। अब आगे ये पॉइंट आपको याद रखना है, कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्या है, यह करीब 8 से 10 मीटर लंबी होती हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन ये आया हुआ है एग्जाम में कम्पिटिटिव में
कि जो आहार नाल हैं उसकी लंबाई कितनी होती है। ऑप्शन में कुछ अलग अलग मिलते हैं, बट आपको रेंज में ये याद रखना है 8 से 10, यानी 9 मीटर भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है, 8 भी हो सकती है। रेंज आपको याद रखना है, तो 8 से 10 मीटर तक ये लंबी हो सकती है। ठीक है, और इसे पोषण नाल भी कहते हैं, यानी डाइजेस्टिव कैनाल्स भी कहते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है, इसको भी आपको भूलना नहीं है। ठीक है, अब चलते अपन आगे। आहार नाल के 3 प्रमुख कार्य क्या क्या है वो आपको याद रखना है। ठीक है, आहार नाल के प्रमुख 3 काम कौन कौन से होते हैं वो भी आपको याद रखना है, ये भी आपसे पूछा हुआ है एग्जाम के अंदर। तो आप देख पाएंगे क्या क्या काम होते हैं आहार नाल के। तो सबसे फर्स्ट वन आपको पॉइंट वाइज है, आहार को आगे या सरलीकृत करना, यानी आहार को पचाना ही क्या होता है, आहार नाल का काम होता है। उसके बाद पाचित भोजन का अवशोषण करना होता है, और जो बचा हुआ अपशिष्ट पदार्थ हैं उसको शरीर से बाहर निकालना ही क्या होता है, इसके 3 यानी 3 काम हैं। सबसे फर्स्ट वन, आपने जो खाना खाया उसको तोड़ना, यानी बड़े बड़े जो पार्ट है उसको छोटे पार्ट्स में तोड़ना। उसके बाद जो भी उनसे न्यूट्रिशन है, यानी कि पोषक पदार्थ है जैसे कि प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट जो भी है उनका अवशोषण करना। और लास्ट वन है कि जो भी अपशिष्ट बचता है अवशोषण के बाद उसको बॉडी से बाहर निकालना। तो ये तीनों काम आपके आहार नाल के हैं, ये आपको याद रखना है, काफ़ी बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। आगे बात करते हैं अपन, तो ये आप डिटेल पढ़ सकते हैं, और आई थिंक आपको नोट्स भी कवर करना है साथ में। तो ये सारे हैं, आप आसानी से पूरा पढ़ सकते हैं डिटेल से वीडियो को पॉज करके। ठीक है, तो ये स्पिंक्टर वगैरह भी आगे बात करेंगे अपन। ठीक है, अब बात करते हैं अपन 1 बाय 1 इन ऑर्गन के बारे में, इन अंगों के बारे में, कि पाचन के अंदर जो ये अंग मैंने आपको बताए हैं, जो अंग स्पेसिफिक होते हैं उनका क्या रोल है, वो कैसे काम करते हैं, वो सारा अपन डिटेल से देखते हैं। तो सबसे फर्स्ट वन अपन इनके प्रमुख जो अंग हैं, ऑर्गन हैं, उनके बारे में देखते हैं। तो सबसे फर्स्ट वन अपन का जो हेडिंग आता है वो है माउथ, यानी मुंह। और आपने डायग्राम में देख लिया होगा और आप सबको पता होगा मुंह के बारे में। तो आप देख सकते हैं आहार नाल का सबसे प्रारंभ भाग है। ठीक है, सबसे स्टार्टिंग पार्ट होता है मुंह, और यहीं पर सबसे पहले भोजन का एंट्री होती है। और यही भी क्वेश्चन आपको याद रखना है कि सबसे पहले भोजन का जो पाचन होता है वह कहाँ से स्टार्ट होता है, यानी सबसे फर्स्ट वन जो भोजन का पाचन होता है वो मुंह यानी माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। ये आपको याद रखना है, कंपेटिटिव एग्जाम्स में पूछा हुआ है। आगे देखेंगे तो ये क्या है, कटोरे नुमा यानी बाउल शेप होती है, कटोरी जानते हैं आप, उसके जैसी होती है। इसके अंदर 2 प्रकार के तालू प्रेजेंट होते हैं, यानी पैलेट प्रेजेंट होते हैं। ऊपर वाला कठोर तालु होता है, नीचे वाला कोमल तालु होता है। आप मुंह खोल के मिरर के अंदर देख पाएंगे, नीचे ऊपर 2 तरीके के तालु होते हैं, एक जीभ के नीचे वाला और एक ऊपर वाला। ऊपर वाला कठोर होता है, नीचे वाला कोमल होता है। ये आप सबको पता है इसके बारे में। ठीक है, तो ये आप समझते हैं। उसके अलावा इसके अंदर एक जीवा होती है, इसके अंदर एक जीवा होती है, वो आप जानते हैं। और इसके अंदर एक स्पेशल प्रकार की स्ट्रक्चर भी होती है जिसको फ्रेनुलम लिंगुअल बोला जाता है। ठीक है, जैसे माउथ आप ओपन करते हैं तो ऊपर की साइड पे आपको एक उंगली टाइप फिंगर लाइक स्ट्रक्चर दिखती है, वही होता है, तो वो आप देख पाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख पाते हैं। और उसके अंदर आपको स्पेसिफिक ये याद रखना है कि माउथ के अंदर यानी कि आपके मुंह के अंदर दांत होते हैं, और दांत बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं डाइजेशन के अंदर। ठीक है, जैसे जीभ भी रोल प्ले करती है, वो भी भोजन को ऊपर नीचे उथल पुथल करने का काम करती है, वैसे टीथ ही मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। बिकॉज जो भी आप खाते हो निवाला वो बड़ा होता है, सबसे फर्स्ट वन माउथ से डाइजेशन होता है, यानी कि उस निवाला आपने लिया है उसका ब्रेक डाउन होता है, उसको टुकड़ों में तोड़ा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि दांत क्या होते हैं। तो दांत हैं जो कि 16 यानी 32 होते हैं। ठीक है, 16 यानी 16 नीचे वाले जबड़े में, 16 ऊपर वाले जबड़े में, इस तरीके से 32 होते हैं। ठीक है, तो ये आपको पता होगा। आगे देखते हैं, सभी दांत जबड़े में पाए जाने वाले सांचे में स्थित होते हैं, वो आप सबको पता है। और वो क्या कहलाता है, गम्स कहलाता है, मसूड़ा कहलाता है। यानी कि दांत जो मैंने आपको बताए थे वो एक खांचा नुमा संरचना होती है, एक तरीके से खांच बनी होती है, उसमें लगे हुए होते हैं, और उनको क्या कहते हैं, मसूड़ा या गम्स कहते हैं, और ये आपको पता होगा। ठीक है, उसके अलावा मानव के अंदर जो दांत हैं वो 2 बार आते हैं। 2 बार मतलब एक तो फर्स्ट वन जो टीथ आते हैं, दांत आते हैं, वो दूध के दांत कहलाते हैं। ठीक है, मिल्क टीथ, वो इरप्ट हो जाते हैं यानी गिर जाते हैं, 6 से 8 साल की एज के अंदर वो गिर जाते हैं। उसके बाद जो दूसरे दांत आते हैं वो दांत परमानेंट दांत होते हैं, स्थायी दांत होते हैं। ठीक है, इसी के आधार पर अस्थायी और स्थायी दांतों के रूप में इसको
परिभाषित किया जाता है और वो आप सबको पता होगा, वो आगे से आपको याद रखना है। तो जीवन काल के आधार पर दांतों को 2 भागों में बांटा गया है। आप देख सकते हैं, फर्स्ट वन इज अस्थायी दांत, अस्थायी दांत जिनको दूध के दांत कहते हैं, मिल्क टीथ। सेकंड वन है स्थायी दांत जो कि परमानेंट दांत होते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, ठीक है, परमानेंट दांत और अस्थायी दांत होते हैं। अब वहीं पर अपन आगे बात करते हैं, दांतों को और आगे जाके क्लासिफाई किया है 4 प्रकार में, यानी 4 भागों में और बांटा गया है। वो कौन कौन से होते हैं जो कि मैंने आगे आपको डायग्राम में दिखाया था, उन्हीं को देखते हैं। फर्स्ट वन देख सकते हैं आप, इंसाइजर या इंसीजर जिसको कहते हैं, जिनको हिंदी में कहते हैं कृतनक। सेकंड वन है रदनक जिसको इंग्लिश में कहते हैं कैनाइन। और थर्ड वन है प्रीमोलर जिसको अग्र चर्वणक बोला जाता है। और फोर्थ वन है मोलर जिसको चर्वणक बोला जाता है। ठीक है, अब देखते हैं कि इनके अंदर होता क्या है, वो आप पूरा डिटेल से अपन देखते हैं। फर्स्ट वन अपन बात करते हैं कृतनक जिनको इंसीजर कहते हैं। ये सबसे आगे वाले टीथ होते हैं, ठीक है, सबसे आगे वाले दांत होते, जैसे कि मैंने आपको बताया था इन फ्रंट के अंदर होते हैं। और इनका बेसिकली जो काम होता है वो ये होता है कि ये कुतरने तथा काटने का काम करते हैं, यानी जो भी फूड पार्टिकल आप खाते हो उसको कुतरने और काटने का काम करते हैं। और आई होप आपने गन्ना खाया होगा, और गन्ने को जो अपन खाते हैं, चीरते हैं, फाड़ते हैं, कुतरते काटते हैं, उनका बेसिकली जो 2 प्रकार के टीथ है, दांत हैं, एक तो कृतनक और रदनक, दोनों प्रकार के उसमें काम करते हैं, हेल्प देते हैं, ठीक है, सहायता करते हैं चीरने, फाड़ने, कुतरने और काटने। उसके अंदर से सबसे फर्स्ट वन अपन ने देखा है कि जो कृतनक के नाम से पता चल रहा है, कृत मतलब काटना, यानी कुतरने और काटने का काम ये करेगा, ठीक है। और ये कब निकलते हैं एक बच्चे के अंदर, तो जब से बच्चा पैदा होता है तो उसके 6 माह के अंदर ये निकलने लग जाते हैं, ठीक है। कितने माह में? 6 माह के अंदर ये निकलने लग जाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब आगे बात करते हैं अपन इनकी संख्या के बारे में। आपको क्वेश्चन सारा होगा, डाउट कि सर आपने संख्या नहीं बताई, तो संख्या को अपन चारों को एक साथ, मैं संख्या को एक साथ बताऊंगा कौन से दांत कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। बात करते हैं अपन सेकंड पार्ट की, और सेकंड पार्ट आप देख रहे होंगे रदनक जिसको कैनाइन बोला जाता है। और इसका बेसिकली जो काम होता है, भोजन को चीरने और फाड़ने का काम करते हैं, ठीक है, चीरने फाड़ने का। और ये क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड एग्जाम्स में कि चीरने और फाड़ने का काम कौन से दांत करते हैं, या कुतरने काटने का काम है जो कि कौन से दांत करते हैं, तो वो आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। और ये आया हुआ है बोर्ड एग्जाम्स के अंदर, और कंपेटिटिव एग्जाम्स के रिगार्डिंग भी ये आते रहते हैं, तो उनको तो स्पेशली ये याद रखना ही है। चलिए आगे बात करेंगे अपन कि ये निकलते कब है, कितने माह की उम्र में एक बच्चे के अंदर ये निकलने लगते हैं, तो वो 16 से 20 माह की उम्र में निकलने लगते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। यानी बच्चा पैदा होता है उसके बाद से 16 से 20 माह, यानी कि लगभग मान के चले तो 2 साल तक, 2 साल के अंदर अंदर ये निकल जाते हैं, ठीक है, 2 साल के अंदर अंदर, यानी पहले ही ये निकल जाते हैं। और एवरेज याद रखना है आपको, तो 16 से 20 माह, ठीक है, पूरे 2 वर्ष पूरे नहीं होते उसके पहले ये निकल आते हैं, ठीक है। उसके बाद ये विकसित किस्में होते हैं वो भी याद रखना है। जो मांसाहारी पशु होते हैं उनमें ज़्यादा विकसित होते हैं, आपने देखे होंगे शेर के अंदर, टाइगर्स वगैरह जो होते हैं उनके अंदर ये ज़्यादा विकसित होते हैं, मतलब बड़े होते हैं, क्योंकि उनका काम ही यही है चीरने फाड़ने का, पशुओं को चीरने फाड़ने का, तो वो उनमें बड़े दिखते हैं। वैसे ही आपने मूवीज़ वगैरह देखी होगी तो उनमें गोस्ट वगैरह जो रोल होता है, तो उनके अंदर भी देखे होंगे तो दांत हैं, साइड वाले जो दांत हैं आपने देखे होंगे वो बड़े रहते हैं। वो बड़े इसलिए रहते हैं ताकि वो काट दे, मतलब गर्दन वगैरह में आपने देखा होगा कोई जो भूत का जो भी एक तरीके से रोल करता है, तो वो क्या करता है, काटने का काम करता है, ठीक है। तो उसी तरीके से आपने अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। हंसी चल रही है तो चल सकती है, हंस भी सकते हो आप, आपका कुछ नहीं जाता, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हंस लो। चलिए अपन बात करते हैं अपन नेक्स्ट टीथ की, अग्र चर्वणक जिसको प्री मोलर कहा जाता है। और ये भोजन को चबाने में सहायता करते हैं, जैसा कि मैंने बताया पहले होते हैं कृतनक, फिर रदनक, और फिर बाद में जाकर ये कैसे होते हैं, प्री मोलर या अग्र चर्वणक। मतलब ये थोड़ा सा फ्लैट इन साइज होता है, यानी कि चौड़ा सा होता है, और इस पर कोई भी चीज़ आती है तो केवल चपटी होती है ना, यानी ये चबाने का काम बेसिकली करते हैं। और ये जबड़े के अंदर 4 होते हैं, अपन डिटेल से अपन देखेंगे। और कब निकलते हैं ये, तो ये 10 से 11 वर्ष की उम्र में पूरी तरीके से विकसित हो जाते हैं, यानी 10 से 11 साल का जब बच्चा होता है तो उसके अंदर पूरी अच्छी तरीके से ये विकसित हो जाते हैं, यानी कि कहें तो ये 8 साल के बाद निकलने लग जाते हैं। यानी जो दूध के दांत होते हैं उनमें इनका इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, ऐसा कह सकते हैं अपन, ठीक है। तो समझ गए होंगे, चबाने का काम करते हैं। नेक्स्ट दांत की बात करें अपन तो वो होते हैं चर्वणक जिसको मोलर कहा जाता है। और ये दांत क्या करते हैं, ये भी चबाने का काम करते हैं, और ये काफ़ी टाइम बाद निकलने लगते हैं, ठीक है। और लगभग
छः पाए जाते हैं, ऐसा है। ठीक है, और ये स्टार्टिंग होती है 12 से 15 माह की उम्र में निकलते हैं। ठीक है, 12 से 15 माह की उम्र में ये निकलते हैं। ठीक है, समझ गए आप? तो आ गया होगा समझ में। ठीक है, माह वर्ष, ठीक है, आप याद रखना है। ये थोड़ा सा करेक्शन है जो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको करवा दूंगा। ठीक है, बाकी ये आपने देखे किस तरीके से दांत होते हैं। अब मैं बता दूं इनकी संख्या आपको कि कौन से दांत कितने होते हैं। तो उसके लिए मैं आपको लेकर चलता हूँ वापस उसी डायग्राम पर जहाँ मैंने स्टार्टिंग में आपको टीथ बताए थे, दांत बताए थे। तो वो दांत वाला पोर्शन आप मैं लेकर चलता हूँ। देख सकते हैं आप इमेज में बहुत ही अच्छी तरीके से। तो ये इमेज है आपके पास, और यहाँ पर यदि मैं एक इमेजिनरी लाइन, एक सपोज करता हूँ कि एक लाइन है, ये मिड लाइन है आपकी, बीच वाली लाइन है। अब इस लाइन से यदि अपन देखें तो आगे के जो स्टार्टिंग दांत होते हैं, यानी कि ये वाला और ये वाला, ये जो दो दांत होते हैं वो क्या होते हैं? कर्तनक यानी इंसीजर होते हैं, और दो इधर होते हैं और दो इधर होते हैं। देख लीजिएगा आगे के दोनों लाइन की तरफ होते हैं, दो दो होते हैं। यानी एक जबड़े के अंदर कितने होते हैं? ये 4 होते हैं, और 2 जबड़े के अंदर कितने हो गए? ये ऊपर भी इसी तरीके से होंगे। उसी प्रकार से अपन K9 यानी आगे बात करें रदनक की, तो एक होता है, ये आप देख पा रहे होंगे, एक ही होता है, एक इधर और एक इधर। ठीक है, और यही बड़ा होता है। आपने देखा होगा भूत वगैरह देखे होंगे मूवीज वगैरह में, तो ऐसे यही दांत आगे का बड़ा होता है, और ये इधर होते हैं, और ऊपर के जबड़े में भी ऐसे ही होते हैं। ठीक है, यानी 2 एक जबड़े में, 2 दूसरे जबड़े में। आ गया समझ? उसी प्रकार से यदि अपन आगे देखें तो प्री मोलर की बात करें तो प्री मोलर के अंदर भी ये 2 हैं, प्री मोलर के अंदर भी ये 2 हैं, और इधर भी ये 2 हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो 2 ये 2 ये 4 हो गए, 4 इधर 4 ऊपर वाले में, इस तरीके से होते हैं। और आगे बात करें मोलर की, तो ये आप लास्ट में जो 3 दिख रहे हैं, 3 इधर और 3 इधर, यानी 6, और 6 ऊपर के में, है ना, यानी 6 नीचे के में और 6 ऊपर के में। इस तरीके से ये दांत संख्या आपको पता चल गई होगी। या फिर इसको एक फॉर्मूला आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जो दंत फॉर्मूला होता है, दांत सूत्र होता है, दंत का सूत्र होता है, वो क्या होता है? तो वो आपको याद रखना है। 2 1 2 3, इसी को यदि नीचे भी कर दे, ये एक जबड़े का हो गया। ठीक है, इसी को ये इमेजरी लाइन खींची ना, उसका ये 2 और 3, इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे अपन? किससे मल्टीप्लाई हो जाता है ये आपको पता है? 2 से। किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? 2 से। तो आपका क्या आ जाएगा? दोनों जबड़े का जाएगा। ये क्या है? सिंगल जबड़े का है, और आप इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, तो ये आपका दोनों जबड़े का आ जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, समझ गए होंगे। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि दंत सूत्र किस तरीके से होता है, क्या फॉर्मूला उसका होता है, तो वो समझ गए होंगे आप। यानी कि ये आगे वाले इंसीजर, फिर K9, फिर प्रीमोलर, फिर मोलर, इस तरीके से ये होते हैं, और ये ही दांत सूत्र है, यानी 21 और 23। ठीक है, 21 23 से आप याद रख सकते हैं। आगे अपन फिर से डिटेल्स देख लेंगे इसकी। वापस आ जाते हैं अपन जहाँ से अपन ने छोड़ा है, दांतों के बारे में अपन पढ़ रहे थे। तो ये दांत अपन ने कंप्लीटली पढ़ लिए। आई होप आपको समझ आ गए होंगे। 2 प्रकार के दांत, दूध के दांत और स्थायी दांत, उनको भी आगे 4 भागों में बांटा गया है। कृतनक, रदनक, अग्रचर्वनक और चर्वनक। ठीक है, काटने और कुतरने या काटने का काम कर्तनक का होता है, रदनक का चीरने फाड़ने का होता है, बाकी जो बचे उनको चबाने का होता है। तो बेसिकली जो आगे के 2 दांत हैं, 2 प्रकार के दांत हैं, उनसे क्वेश्चन मोस्टली पूछा जाता है, और दंत सूत्र आपसे पूछा जाता है। तो दंत सूत्र यदि आपसे पूछा जाता है तो आप क्या कहेंगे कि एक जबड़े के अंदर 16 दांत होते हैं, तो दो जबड़े में कितने हो गए? 32 दांत होते हैं। आपको पता है 32 दांत होते हैं। ठीक है, और उसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया 21 और 23। ठीक है, यानी इसी तरीके से 21 और 23, इसको मल्टीप्लाई करते हैं किससे? 2 से, यानी 2 जबड़ी का हो गया। और इस तरीके से आप काउंटिंग कर सकते हैं, 3 और 3 6 2 8, यानी 8 एक साइड में, 8 दूसरे साइड में, यानी एक जबड़ा हो गया लाइन से, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 जबड़े हो गए। ठीक है, तो 32 हो गए। तो इस तरीके से ये दांत होते हैं। आई होप समझ आ गया होगा, और आपको पता चल गया होगा क्या इसका इंपॉर्टेंट रोल है डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर। अब अपन आगे पढ़ते हैं ग्रसनी, जिसको फेरिंग्स कहा जाता है। ग्रसनी, जिसको फेरिंग्स कहा जाता है, आप देख पा रहे होंगे, ये एक तरीके से फ्लैश लाइक स्ट्रक्चर होती है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, जो कि आगे कनेक्ट करती है अगले पार्ट्स को। ठीक है, जैसे कि डायग्राम में मैंने आपको बताया था। ठीक है, ज़्यादा बेसिकली इसके अंदर ज़्यादा आपको याद रखना नहीं है। ठीक है, तो वो आपको याद रखना इतना ही कि एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है जो कि आगे कनेक्टेड करती है अगले पार्ट्स को, और अगले पार्ट्स यानी कि ग्रास नली। ठीक है, एक ग्रास नली और श्वास नली, क्योंकि इसके जो पार्ट है आगे मैं आपको बताऊं, ये 3 प्रकार की होती हैं, 3 भागों में इसको बांटा जाता है। फर्स्ट वन बात करें अपन नेजोफेरिंग्स, यानी कि नोज को डायरेक्ट फेरिंग से कनेक्ट करने वाला। उसके बाद ओरोफेरिंग्स, ये माउथ यानी कि मुंह से
फेरिंग्स को कनेक्ट करने वाला, और लेरिंगोफेरिंग्स ये थर्ड पार्ट है, ये लेरिंग्स को कनेक्ट करता है जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम से भी कनेक्टेड होता है। यानी कहा जाए तो ये ऐसा कह सकते हैं कि फेरिंग्स रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर भी इन्वॉल्व होती है, यानी श्वसन तंत्र के अंदर भी पाई जाती है और पाचन तंत्र के अंदर भी पाई जाती है। ठीक है, श्वसन तंत्र की अपन बात करें तो श्वसन तंत्र के अंदर केवल ये वाला पार्ट होता है जिसको कहते हैं लेरिंगोफेरिंग्स। क्या कहते हैं इसको? लेरिंगोफेरिंग्स कहते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा लेरिंगोफेरिंग्स क्या होती है। तो तीन पार्ट इसके, नेजोफेरिंग्स जो कि डायरेक्टली नेजल कैविटी यानी नोज से कनेक्टेड होता है, ओरोफेरिंग्स जो कि माउथ से कनेक्टेड होता है और ये भी इन्वॉल्व होता है इसके अंदर, और लेरिंगोफेरिंग्स जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम से कनेक्टेड रहता है। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर भी इन्वॉल्वमेंट होता है फेरिंग्स का यानी ग्रासनी का, तो वो आपको याद रखना है, कभी भूलना नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये बात की अपन ने फेरिंग्स के रिगार्डिंग, और फेरिंग्स आपने देख लिया होगा, हाइपोफेरिंग्स भी इसको कहा जाता है। तो इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे जीभ, ये नासा ग्रंथि जिसको नेजोफेरिंग्स कहा, उस तरीके से आगे ये कनेक्टेड करती है अगले पार्ट्स को। और अगला पार्ट्स कौन सा होता है, जैसे कि डायग्राम में मैंने आपको बताया था, ईसोफेगस। कौन सा होता है अगला पार्ट? ईसोफेगस, जिसको ग्रास नली कहा जाता है या ग्रसिका कह सकते हैं। ठीक है, ग्रास नली मोस्टली आप याद रखें, ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी। ठीक है, तो देखते हैं, यह एक सक्रिय पेशी नली होती है जो करीब 25 सेंटीमीटर लंबी होती है। कितनी सेंटीमीटर लंबाई आपको याद रखना है? 25 सेंटीमीटर लंबी होती है। और यह ग्रसनी नीचे ये ग्रसनी के निचले भाग से प्रारंभ होकर कहाँ तक? सर्विक्स वक्ष यानी डायफ्राम, डायफ्राम जानते हो आप, जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में अपन पढ़ेंगे। ठीक है, एक डोम लाइक स्ट्रक्चर होती है फेफड़ों के नीचे, वो होती है, तो डायफ्राम वहाँ तक ये पाई जाती है, उदर में प्रवेश करती है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद रखना है। बेसिकली आपको बेसिक मोटी मोटी चीज़ें याद रखनी है, जैसे कि मैंने आपको बताया, ग्रसनी का कनेक्ट हो जाती है ग्रास नली से, और ग्रासनी जो कि डायरेक्टली कनेक्टेड होती है किससे? सीधी कनेक्ट होती है किससे? स्टमक से, यानी आमाशय में जाकर वो जुड़ती है। ये आपने पढ़ा, ब्रीफली आपको याद रखना है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ज़्यादा फ्लेक्सिबल, मतलब ये ज़्यादा तरह का आपको याद रखना है। इसके अंदर एक प्रकार की गति होती है, जो अपन खाना खाते हैं तो खाना मुंह से लेकर आगे किस तरीके से पास होता है, किस तरीके से आगे नेक्स्ट आमाशय तक पहुंचता है, तो उसके रिगार्डिंग ग्रास नली में उपस्थित भित्तियां भोजन को एक प्रकार की गति, क्रमानुकंचन जिसको कहते हैं, गति जिसको इंग्लिश में कहते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, वो प्रदान करती है, जिसके माध्यम से ही भोजन आमाशय तक पहुंचता है। यानी कि एक तरीके से कहें कि पूरे सिस्टम में अपने एलिमेंट्री कैनाल के अंदर एक प्रकार की गति होती है जिसको कहते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, यानी क्रमानुकुंचन। यानी वही सिकुड़ती फैलती है, तो उसके हिसाब, उसके अकॉर्डिंग पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के थ्रू जो भोजन है वो नीचे की तरफ दबाया जाता है या नीचे की तरफ भेजा जाता है, और वो मूवमेंट क्या होता है? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है। ठीक है, समझ गए होंगे। और यहीं पर कुछ श्लेष्मा वगैरह सीक्रेट होता है, यानी म्यूकस वगैरह भी सीक्रेट होता है, जो कि भोजन को चिपचिपा करने का काम करता है। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन आएगा कि सर आपने माउथ पूरा करवा दिया, बट आपने पढ़ाया ही नहीं कि लार ग्रंथि भी होती है। तो लार ग्रंथि भी पढ़ेंगे, डोंट वरी, सब कुछ बताऊंगा मैं। लार ग्रंथि मैंने बता दिया। ठीक है, तो लार ग्रंथि भी अपन आगे डिटेल से पढ़ेंगे। लार ग्रंथि 3 प्रकार की जो ग्रंथियां होती है उसके अंदर वो लार का सिक्रेशन करती हैं। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है अपन डिटेल से पढ़ेंगे, डोंट वरी, कंसंट्रेशन के साथ पढ़ते रहे आगे। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और आगे अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी इस नॉलेज को ले पाएंगा। चलिए आगे चलते हैं अपन। तो इस पे एक प्रकार की स्पेशल टाइप की यहाँ पर कुछ पाई जाती है, वो बता दूं क्या पाई जाती है, क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है। देखिए, ग्रास नली के शीर्ष पर उत्तकों का एक पतला सा पल्ला होता है, एक पल्ला होता है जिसको फ्लैप कहते हैं। फ्लैप जैसे आपने ट्रैक्टर के देखा हो, ट्रैक्टर में जो वो धुआं निकलने वाला होता है, आगे लगा रहता है धुएं के लिए, उसके ऊपर एक पतली सी फ्लैप टाइप में होती है, जिसे इंजन मतलब ट्रैक्टर चलता है तो ऊपर नीचे होती रहती है, जैसे धुआं निकलता है तो ऊपर हो जाती है वापस चल जाती है। ऐसी टाइप में एक फ्लैप होता है यहाँ पर, यानी पल्ला होता है। वो भी क्या करता है, यही काम करता है कि जब अपन खाना खाते हैं, ठीक है, खाना खाते हैं तो वो क्या हो जाता है, ओपन रहता है। ठीक है, या आई थिंक आप बोल सकते हैं अपन कि जब अपन श्वास लेते हैं तो श्वास लेते हैं समय क्या होता है, वो जो ढक्कन है वो बंद रहता है, जिससे क्या है रेस्पिरेशन श्वसन तंत्र के अंदर भोजन नहीं जाते, यानी कि खाना खाते हैं तो वो बंद हो जाता है, जिससे उधर भोजन नहीं जा पाता है। समझ रहे होंगे क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। यह पल्ला घाटी ढक्कन कहलाता है या एपिग्लोटिस कहला जाता है। और आई होप आपको पल्ला घाटी ढक्कन ये आपको याद नहीं रहेगा, आप इतना सा याद रखिए, एपिग्लोटिस होती है यानी मसूलर स्ट्रक्चर पाई जाती है। ठीक है, उत्तकों की बनी हुई एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसको एपिग्लोटिस कहा जाता है। और ये लिखा है अगली लाइन में, आप पढ़ सकते हैं। आपको मैं बताऊं, भोजन को निगलने के दौरान यह पल्ला बंद हो जाता है,
तथा भोजन को श्वास नली में प्रवेश करने से रोकता है। वही बात जो मैं आपसे कह रहा था कि जब आप खाना खाते हैं तो ये बंद रहता है, जिससे जो भी आप खाना खाते हैं वो सीधा कहाँ जाता है, आपके आमाशय तक पहुंचता है, आपके वो फेफड़ों में नहीं जाता है। कभी कभी आपने देखा होगा आप जल्दीबाजी में खा रहे हैं तो ये पूरा तरीके से क्लोज नहीं हो पाता है और आपको फिर एक तरीके से खांसी वगैरह आने लगती है और कभी कभी खाना आपके नाक में, नोज से भी निकल जाता है। तो वही कंडीशन है, ये आपको एक तरीके से एक्सीडेंट से बचाता है, यानी ढक कर रखता है आपके श्वसन तंत्र को और श्वसन तंत्र यानी फेफड़ों में भोजन को जाने से रोकता है। ठीक है फ्रेंड्स, आ गया होगा समझ में। और ट्रैक्टर सबने देखा होगा, उसके जो धुआं वाला होता है आगे लगा हुआ रहता है, उसके ऊपर फ्लैप लाइक होता है, वो ऊपर नीचे होता रहता है, वही काम ये करता है। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं। तो अपन ने बात की माउथ के बाद भोजन कहाँ पर पहुंच गया, फेरिंग्स के अंदर। फेरिंग्स के बाद भोजन कहाँ पहुंच गया, इसोफेगस के अंदर। ठीक है, और इसोफेगस के अंदर एक स्पेशल प्रकार की ऊतकों की बनी हुई एक पल्ला होता है, एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको एपिग्लोटिस कहते हैं, और वो भोजन को श्वसन तंत्र में जाने से रोकती है। क्वेश्चन पूछा हुआ है एपिग्लोटिस क्या होती है, तो एपिग्लोटिस एक प्रकार की ऊतकों की बनी एक प्रकार की क्या होती है, पल्ला होता है या घाटी ढक्कन होता है जो कि भोजन को श्वसन नली में जाने से रोकता है। क्यों, कैसे रोकता है, जब अपन खाना खाते हैं तो ये बंद रहता है जिससे भोजन उधर नहीं जाता है। ठीक है, समझ गए होंगे आप। चलिए आगे बात करते हैं अपन। नेक्स्ट पार्ट है इसका स्टोमक, जिसको आमाशय कहते हैं। डायग्राम याद रखते रहे। डायग्राम जो मैंने स्टार्टिंग बताया इसलिए बताया कि पहले आपको डायग्राम बता दूं ताकि आपको वो इमेज बन जाए माइंड में, ताकि आप आगे को रिलेट कर सकें। ठीक है, तो डायग्राम एक बार, या फिर आप ऐसा करना एक बार फिर से अभी देख लो इसको, उसके बाद एक डायग्राम आप रफली आप बनाना या बुक्स खोल के बैठना, उसमें देखते जाना, साथ में आपको बहुत ही इजीली ये समझ आएगा। ठीक है, आई होप समझ रहे होंगे फ्रेंड्स क्या कह रहा हूँ मैं। चलिए बात करें अपन नेक्स्ट ऑर्गन की, और नेक्स्ट ऑर्गन है आपके पास, नेक्स्ट ऑर्गन है स्टोमक या आमाशय। देखते हैं इसके अंदर क्या होता है। तो आहार नाल का ग्रास नली से आगे वाला भाग आमाशय होता है, यानी आहार नाल जैसे ही अगले भाग में खुलती है तो वो किस में खुलती है, आमाशय में खुलती है। और यह एक पेशी जे आकार की संरचना है। मैं बार बार आपको बताया था, डायग्राम बता रहा था कि जे आकार की होती है। आपके जो इंग्लिश वर्ड होता है जे अल्फाबेट का, उसके अंदर जो जे है, जे फॉर जो भी आप जग वगैरह समझते हैं, उसका शेप ये होता है, जो कि भोजन को क्या करती हैं, ग्रास नली यानी इसोफेगस से तो लेती हैं और ग्रहणी यानी कि ड्यूडेनम के माध्यम से कहाँ निकाल देती है, आगे पास करती हैं। यानी ग्रास नली से ये लेती हैं और आगे ड्यूडेनम जो कि छोटी आंत का पार्ट भाग होता है उसके अंदर ये डाल देती है। ये काम इसका होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और ये एब्डोमिनल कैविटी में बाईं तरफ के हिस्से में पाई जाती हैं। ये आपको याद रखना है। जो आपकी उदर गुहा होती है उसमें बाएं वाले हिस्से में पाई जाती हैं और मध्य पट के पीछे होती है। ठीक है, मध्य में नहीं होती है, पीछे होती है, बट बाएं भाग में पाई जाती है। ठीक है, कहाँ पाई जाती है, बाएं भाग में पाई जाती है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आगे चले तो बात करते हैं कि ये क्या है। यह एक लचीला अंग है जो 1 से 3 लीटर तक आहार धारित कर सकता है। यानी कि आपका स्टमक है, आपका आमाशय है, कितना लीटर आहार को रख पाता है, तो 1 से 3 लीटर इसकी कैपेसिटी होती है। ठीक है, वो आपको याद रखना है। आगे चलते हैं तो याद रखना है कि आमाशय को कितने भागों में बांटा गया, 3 भागों में इसको आगे बांटा जाता है। 3 भाग कौन कौन से, एक तो कार्डियक पार्ट होता है जिसको जठरागम भाग कहते हैं, दूसरा जठर निर्गमी भाग होता है और तीसरा फंडिस भाग होता है। ये आपको याद रखना है। आप पढ़ सकते हैं पूरा अच्छी तरीके से। ठीक है, ज़्यादा मोस्टली आपको ज़्यादा पढ़ना नहीं, इतना छोटा छोटा याद रखना है बस। ठीक है, तो कार्डियक पार्ट और उसके अलावा जठर निर्गमी पार्ट और फंडिस पार्ट ये होते हैं, आप देख सकते हैं इनको। उसके बाद आगे चलते हैं अपन। तो आगे चलते हैं और आगे चलने के बाद इसमें मैंने जैसा कि आपको बताया था कुछ स्फिंक्टर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि भोजन को वापस जाने से रोकते हैं। यानी बार वापस, मतलब जैसे कि अपन खाना खाते हैं तो भोजन कहाँ से आता है, मुंह से आगे की तरफ चलता है। बट कभी कभी क्या होता है, माउथ उल्टा चलने लगता है, जैसे कि वॉमिटिंग होती है, आपको उल्टी वगैरह होती है, तो वो किस तरीके से होती है और नॉर्मली क्यों नहीं होती हैं, तो उसके रीजन है। उसके लिए कुछ स्फिंक्टर्स प्रेजेंट होते हैं, कुछ अवरोधनियाँ पाई जाती हैं। जैसे कि फर्स्ट वन आप देख सकते हैं इसके अंदर, फर्स्ट वन ग्रास नली अवरोधिनी, जिसको कार्डियक या लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, ऊपर आप एक बार ये देख सकते हैं। आमाशय में 2 अवरोधिनियाँ यानी पेशियाँ पाई जाती है जिसको स्फिंक्टर इंग्लिश में कहते हैं, वो पाई जाती है और दोनों का काम होता है बैक फ्लो को रोकना, यानी भोजन को वापस मुंह की तरफ चलने से रोकती है, यानी वापस आने यानी उल्टी होने से रोकती हैं। ये आप समझ सकते हैं नॉर्मली। तो ग्रास नली के अंदर आप देख सकते हैं कार्डियक स्फिंक्टर या उसी को लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर कहा जाता है। और वो क्या होता है वो आप देख सकते हैं। यह ग्रसिका
वह आमाशय को विभाजित करती हैं, आमाशय में अम्लीय भोजन को ग्रसनी में जाने से रोकती हैं। ठीक है, लाइक आप एग्जाम्पल आपको डायग्राम्स में आप शो करवाऊं तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। ये आपका स्टमक है, ये आपका स्टमक है, तो यहाँ पर ये मान के चलना, ये तो इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे। तो इस तरीके से ये एक यहाँ पर होता है, ठीक है, एक यहाँ पर होता है और एक आगे भी होता है। इस तरीके से अप्रोक्सीमेटली 5 प्रकार के स्फिंक्टर्स आपके पूरे एलिमेंट्री कैनाल्स में पाए जाते हैं। आप डिटेल से आगे मैं आपको बताऊंगा, यहाँ आप याद रखें। तो ये स्फिंक्टर होता है जो कि ग्रसिका और आमाशय को विभाजित करता है, और यहाँ पर क्या होता है, आमाशय से अम्लीय भोजन को ग्रसनी में जाने से रोकता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं तो नेक्स्ट स्फिंक्टर होता है, वो होता है आपका पाइलोरिक स्फिंक्टर। क्या होता है पाइलोरिक स्फिंक्टर, जो कि आमाशय और छोटी आंत को विभाजित करती हैं। ठीक है, क्या करती है, आमाशय और छोटी आंत को विभाजित करती हैं, और छोटी आंत के भोजन, आमाशय से छोटी आंत में भोजन निकास को नियंत्रित करती हैं। जैसा मैंने आपको डायग्राम पहले बताया था, वही डायग्राम मैं आपको वापस से ड्रॉ करता हूँ। इस तरीके से ये आपका आमाशय है, ठीक है, ये आपका आमाशय है। एक स्फिंक्टर होता है यहाँ पर जो आपने कहा कार्डियक स्फिंक्टर, एक स्फिंक्टर होता है यहाँ पर जिसको पाइलोरिक स्फिंक्टर कहा जाता है, और पाइलोरिक पार्ट होता है जो कि आमाशय और छोटी आंत को जोड़ने का काम करता है, इनको अलग करने का काम करता है, विभाजित करता है। यानी इस स्फिंक्टर से नीचे वाला छोटी आंत रहे, इससे ऊपर वाला आमाशय है, और इसके ऊपर वाला ग्रसिका है या ग्रास नली है। ठीक है, समझ गए होंगे दोनों स्फिंक्टर को। काम क्या है इनका, बैक फ्लो को रोकना, भोजन करना, जो भी भोजन है उसको नियंत्रित करने का काम होता है। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे। उसके बाद अपन बात करते हैं छोटी आंत की, और छोटी आंत आप देख पाएंगे, मैंने आपको डायग्राम में बताया था, बीच में जो पतली सी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर थी, ठीक है, ठीक है, तो वो थी आपकी छोटी आंत। देख सकते हैं क्या होती है ये छोटी आंत। पाचन तंत्र का अत्यंत महत्वपूर्ण भाग होता है। क्यों है महत्वपूर्ण भाग, क्योंकि ऑलमोस्ट भोजन का जितना पाचन होना चाहिए वो सारा का सारा कहाँ पर होता है, छोटी आंत में। यानी भोजन का जितना पाचन होता है सारा का सारा अप्रोक्सीमेटली 90% जो डाइजेशन होता है वो कहाँ होता है, आपकी छोटी आंत में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। जो कि क्या है, तो ये क्या है, आमाशय से एक पाइलोरिक भाग होता है, वहां से शुरू होकर बड़ी आंत तक का जो पूरा भाग है, यानी आमाशय के एंड पार्ट से बात करें अपन, पाइलोरस पार्ट से लेकर पूरा जब तक बड़ी आंत कनेक्शन में नहीं आती है वहां तक का पूरा भाग होता है, वो छोटी आंत होती है। अभी डिटेल से बताऊंगा मैं, एक बार इमेज और बताऊंगा आपको, उसके बाद समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसकी औसतन लंबाई लगभग 7 मीटर होती है। ठीक है, नाम छोटा है, इसका नाम छोटी आंत है, लेकिन सबसे बड़ी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर सबसे बड़ा जो पार्ट होता है वो छोटी आंत ही है। नाम छोटा है बट इसकी जो साइज है वो बड़ी है। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 7 मीटर ये लंबी होती है, 6 से 7 मीटर, नॉर्मली मानते हैं 6 मीटर, बट 6 पॉइंट कुछ समथिंग ये होती है, तो 6 से 7 मीटर तक ये लंबी हो सकती है, और सबसे बड़ा पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल का। ठीक है, आगे बात करते हैं आहार नाल में, इस भाग द्वारा ही भोजन का पाचन सर्वाधिक होता है और अवशोषण होता है। और आगे देखें तो छोटी आंत को 3 भागों में बांटा है, जैसे मैंने आपको बता दिया मोस्टली काम क्या होता है इसका, अवशोषण और पाचन और अवशोषण कहाँ पर होता है, तो छोटी आंत के अंदर होता है। ठीक है, अब बात करें कि इसके भाग, तो इसके भागों की यदि अपन बात करें तो छोटी आंत को 3 भागों में बांटा जाता है। कौन कौन से 3 भाग वो आप देख पाएंगे। फर्स्ट वन ग्रहणी, सेकेंड वन अग्र सुर्दांत, और थर्ड वन सुर्दांत। इंग्लिश में बात करें, आई थिंक ये इंग्लिश में आपको याद अच्छी तरीके से रह जाएंगे। क्या क्या है आप देख पाएंगे। फर्स्ट वन है आपका ड्यूडेनम, सेकेंड वन जेजुनम, थर्ड वन इलियम। इंग्लिश में आपको अच्छी तरीके से याद रहेगा कंपेयर टू हिंदी में। ठीक है, हिंदी में आपको नाम नहीं भी याद रह सकते, यानी भूल भी सकते हैं, बट इंग्लिश में आपको 1-2 बार पढ़ेंगे तो इजीली याद रह जाएंगे। ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, जो कि छोटी आंत के पार्ट होते हैं। ठीक है, देखते हैं कौन कौन से पार्ट है ये। तो छोटी आंत का सबसे पहला वाला भाग है ना, छोटी आंत जहाँ से स्टार्ट होती है वो सबसे स्टार्टिंग पार्ट होता है, वो डेडुनम होता है। क्या होता है, डेडुनम होता है। लिखा है आमाशय से जुड़ा हुआ छोटी आंत का पहला भाग और सबसे छोटा भाग होता है, जो कि रासायनिक और एंजाइमों द्वारा सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आगे बताएंगे कि किस तरीके से भूमिका है। ठीक है, तो ये सबसे छोटा भाग होता है, सबसे स्टार्टिंग पार्ट होता है छोटी आंत का। ठीक है, और लीवर से जो भी सिक्रेशन होता है, बाइल जूस वगैरह आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो उसका जो सिक्रेशन है बाइल जूस और पेनक्रियाटिक जूस, यानी कि आम अग्नाशय रस जो है वो, और लीवर से आने वाला जो रस है, ठीक है, पित्त रस, वो दोनों मिलकर कहाँ पर आकर ओपन होते हैं, ड्यूडेनम, यानी इसी भाग में आकर वो
डाले जाते हैं और यहीं पर आगे वो पाचन का काम करते हैं, बताएंगे आगे डिटेल से। चलिए, तो ड्यूडेनम समझ में आ गया होगा। उसके बाद बात करें अपन जेजुनम की, तो ड्यूडेनम और इलियम के बीच वाला पार्ट होता है, ऊपर वाला जैसे अपन ने बात की ड्यूडेनम की, नीचे वाला पार्ट है जेजुनम की, ठीक है, इलियम की। तो इलियम और ड्यूडेनम के बीच वाला जो पार्ट है वो होता है जेजुनम, और ये मध्य भाग होता है, साफ साफ लिखा है छोटी आंत का मध्य भाग होता है। यहाँ पर भोजन ग्रहणी से पांचित भोजन का यहाँ पर क्या होता है, ग्रहणी से पांचित आहार रस का अवशोषण किया जाता है, और इसका मुख्य काम होता है अवशोषण करना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एंटेरोसाइट कुछ अलग प्रकार स्पेशल टाइप की कोशिका पाई जाती हैं जिनको एंटेरोसाइट्स कहा जाता है, और इनका बेसिकली जो काम होता है वो होता है अब्जॉर्प्शन करना यानी अवशोषण करना, ठीक है। आ गया होगा समझ। आगे बात करते हैं अपन फोर्थ नेक्स्ट पार्ट की, थर्ड पार्ट की, तो वो है इलियम, जो कि लास्ट पार्ट होता है आपके छोटी आंत का यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन का एंड पार्ट होता है, और लिखा हुआ है छोटी आंत का अंतिम भाग जो कि बड़ी आंत में खुलता है। देखिए अपन कंटिन्यूअसली पार्ट है ये, पहले स्टमक, पहले सबसे फर्स्ट ऑन माउथ, फिर फेरिंग्स, फिर इसोफेगस, फिर स्टमक, देन स्मॉल इंटेस्टाइन, और स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। अब ये इलियम भी आगे जाकर किससे कनेक्ट होगा, लार्ज इंटेस्टाइन से, ठीक है, तो लार्ज इंटेस्टाइन से कनेक्ट होगा, और ठीक है, तो आगे आपको याद रखना है किससे कनेक्ट होगा इलियम, लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट से, ठीक है। तो अब अपन बात करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन यानी बड़ी आंत का। अब बड़ी आंत होती क्या है वो आप देख पाएंगे, देखिए शुद्धांत आगे बड़ी आंत से जुड़ा होता है, ठीक है, शुद्धांत मतलब समझे, जो इलियम अपन ने पढ़ा है उसको शुद्धांत कहा जाता है, यानी इलियम आगे जाकर कनेक्ट होता है लार्ज इंटेस्टाइन से, बड़ी आंत से जुड़ता है, और यहाँ कुछ विशेष जीवाणु पाए जाते हैं जो कि क्या करते हैं, क्या होता है, विशेष प्रकार के जो जीवाणु कहाँ पाए जाते हैं, बड़ी आंत में पाए जाते हैं, और ये जीवाणु छोटी आंत से शेष बचे हुए अपचित भोजन को क्या करते हैं, फर्मेंटेशन करते हैं, यानी उनका किण्वन होता है, किण्वन एक तरीके से कह सकते हैं अपन सड़ना, ठीक है, तो उसका फर्मेंटेशन वो करवाते हैं, उसमें मदद करवाते हैं, और बड़ी आंत के अंदर मोस्ट ऑफ दी जितना अवशोषण होता है वो हो जाता है, ठीक है, छोटी आंत के अंदर हो जाता है अवशोषण, बाकी बचा हुआ जो अवशोषण है वो बड़ी आंत के अंदर होता है, और अपचित जो भोजन होता है वो भोजन क्या होता है, मल द्वारा क्या हो जाता है, उत्सर्जित कर दिया जाता है, शरीर से, बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। तो मनुष्य में ये सारे पार्ट अपन ने देखे डाइजेशन के अंदर, पाचन के अंदर, और डायग्राम वाइज मैंने आपको इसको बताया। ये नॉर्मली चीज़ें हैं जो कि आपने देखी और मैंने आपको अच्छी तरीके से समझा दी होगा, आई होप आपको समझ आए होंगे। अब इनका मेजर पार्ट आपको याद रखना है कि सर आपने सब कुछ बता दिया, अब डाइजेशन तो कहीं बताया नहीं कि डाइजेशन किस तरीके से हुआ, क्या होता है डाइजेशन, वो आपने नहीं बताया, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी। ये भी अपन ने केवल फूड का पाथ देखा है कि खाना है, आपने मुंह से खाया, खाने के बाद उसका क्या हुआ, कहाँ पर वो पहुंचा, कहाँ कहाँ तक वो गया, उसके बाद किस पार्ट में गया, आगे उस पार्ट के बाद किस पार्ट में गया, तो कंटिन्यूसली अपन ने एक पार्ट बनाया, उसके अकॉर्डिंग देखा। सबसे फर्स्ट ऑन माउथ में, फिर फेरिंग्स में, फिर इसोफेगस में, फिर स्टमक में, फिर स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन उसके 3 पार्ट के अंदर, फिर उसके बाद बड़ी आंत में यानी लार्ज इंटेस्टाइन में, और फाइनली अब भोजन है वो एक्सक्रिएट यानी कि बॉडी से बाहर निकालने वाला है, ठीक है। अब बात करते हैं कि भोजन के साथ हुआ क्या था, ये तो उसका रास्ता है जो अपन ने देखा। अब इस दौरान भोजन के अंदर हुआ क्या है, ठीक है, उससे पहले बड़ी आंत के भी कुछ पार्ट है वो आप देख लीजिए। इसके अंदर भी कुछ पार्ट हैं, बेसिकली 3 पार्ट हैं, बट इसके 5 पार्ट के करीब होते हैं, पर बेसिकली आपको याद रखना है। फर्स्ट वन इज सीकम, जो कि इलियम पार्ट होता है, डायरेक्टली कनेक्टेड होता है सीकम से, यानी छोटी आंत डायरेक्टली कनेक्टेड होती है, बड़ी आंत के किस भाग से कनेक्ट होती है, तो वो होती है सीकम से, ये आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद आगे बात करें तो दूसरा होता है कोलन पार्ट। कौन सा पार्ट, कोलन पार्ट, और कोलन को आगे जाके क्लासीफाई किया हुआ है, कोलन को आगे जाके क्लासीफाई किया हुआ है। फर्स्ट वन असेंडिंग कोलन, जिनको आरोही वृद्धांत बोला जाता है, वृद्धांत्र, ठीक है। उसके बाद ट्रांसवर्स, जिसको अनुप्रस्थ कहा जाता है, और थर्ड वन अवरोही, जिसको डिसेंडिंग कोलन कहा जाता है, और फोर्थ वन सिग्मोइड कोलन, ठीक है। तो इस तरीके से इसके 4 भागों में बांटा गया है, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ डायग्राम वाइज। सपोज ये आपकी बड़ी आंत है, ठीक है, इस तरीके से ये आपकी बड़ी आंत है, और ये आपकी छोटी आंत है इस तरीके से, ठीक है। अब ये इसका ये वाला पार्ट आप समझ सकते हैं, ड्यूडेनम है, ये बीच, ये लास्ट टर्मिनल पार्ट है, ये इलियम है, और ये बीच वाला पार्ट है, ये जेजुनम है, ठीक है। तो ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम, ये इलियम वाला पार्ट है, कनेक्टेड होता है जिस पार्ट से,
ये वाला पार्ट होता है आपका सीकम। सीकम से ऊपर चलते हैं तो ये होता है आपका ऊपर चढ़ने वाला कोलन, मतलब एक तरीके से ट्यूब। तो ये असेंडिंग कोलन जिसको आरोही वृद्धांत्र बोला जाता है। ये ट्रांसवर्स कोलन जिसको अनुप्रस्थ वृद्धांत्र बोला जाता है। वापस डिसेंडिंग कोलन जिसको अवरोही वृद्धांत्र बोला जाता है। और फिर सिग्मोइड कोलन होता है। और फाइनली फिर अदर पार्ट होता है जिसको रेक्टम कहा जाता है। और फिर नीचे एनस होता है। तो इस तरीके से ये डायग्राम वाइज आपने समझ में आ गया होगा, आई होप समझ आया होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये पार्ट है जो इस तरीके से ये होते हैं। आगे देखते हैं अपन, बात करते हैं लास्ट पार्ट की। और लास्ट पार्ट है रेक्टम, जो कि एलिमेंट्री कैनाल का लास्ट। और इसके बाद एक और होता है एनस, जो भी इसी से इंक्लूड है। तो आप देख पाएंगे, तो ये क्या होता है, आहार नाल का अंतिम भाग होता है और करीब 20 सेंटीमीटर लंबा होता है। ठीक है, और अंतिम भाग पर एक एनाल कैनाल प्रेजेंट होता है। मलाशय के अंतिम 3 सेंटीमीटर वाले भाग को गुदा या एनाल कैनाल कहते हैं और इसी को एनस कहते हैं। ठीक है, और ये एनस के थ्रू बाहर निकलते हैं। ठीक है, तो लास्ट पार्ट होता है रेक्टम जिसको मलाशय कहते हैं और ये अप्रोक्स 20 सेंटीमीटर का होता है। और लास्ट टर्मिनल पार्ट, इसका भी अंतिम भाग देखिए अपन 3 सेंटीमीटर का, तो वो एनाल कैनाल होता है। और ये आगे बाहर खुलता है एनस के द्वारा, यानी मल द्वार द्वारा। ठीक है, ये बाहर खुलता है। और इस तरीके से यहाँ पर भी स्पिंक्टर पाए जाते हैं। 2 स्पिंक्टर होते हैं, एक इंटरनल स्पिंक्टर होता है, एक एक्सटर्नल होता है, यानी बाहर का और एक अंदर का, जो कि कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है, उनका डिटेल से आपको याद नहीं रखना है, बट एक बाहर होता है, एक अंदर होता है। ठीक है, एनस पर। ठीक है, तो इस तरीके से भोजन अब बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है। तो अपन ने एक पूरा फ्लो पढ़ लिया है, भोजन कहाँ से कहाँ गया। ठीक है, अब आगे अपन डिस्कस करेंगे कि आखिर डाइजेशन होगा कैसे। ठीक है, यानी पाचन होगा कैसे, कौन कौन से रस हैं जो कि स्रावित होते हैं और कौन कौन सी सहायक अंग हैं जो कि होते हैं। तो अपन ने सारा कुछ पढ़ा। उसके अंदर सबसे फर्स्ट वन अपन ने उसके बेसिक जो मेन अंग है वो पढ़े। उसके अंदर अपन ने एनलिस्ट किया था स्टार्टिंग में, वो सारे पढ़ लिए। अब उसके अलावा भी 3 प्रकार के अंग हैं जो कि बने हुए थे, वो आपको याद रखने थे। वो उसमें एक तो लार ग्रंथि थी। ठीक है, कितनी ग्रंथि थी, लार ग्रंथि थी, एक लीवर थी और एक अग्नाशय थी। उनके बारे में भी आपको याद रखना है। उसके लिए एक बार मैं वापस से स्टार्टिंग डायग्राम पर लेकर चलता हूँ, वहाँ से आपको स्पष्ट तो समझ में आ जाएगा। आप देख पाएंगे, ये आपका स्टार्टिंग डायग्राम है, ये देख सकते हैं आपका स्टार्टिंग डायग्राम है। और इसके अंदर सबसे फर्स्ट वन अपन बात करेंगे सलाइवरी ग्लैंड, यानी कि लार ग्रंथि कितनी होती हैं, तो ये 3 पेयर में होती है, यानी 3 जोड़ी होती है, पैरोटिड, सब मैंडिबुलर और सब लिंगुअल। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, पैरोटिड, सब मैंडिबुलर और सब लिंगुअल। ठीक है, और इसके अंदर सबसे बड़ी जो ग्लैंड होती हैं, सबसे बड़ी वो होती है पैरोटिड वाली और सबसे छोटी होती है वो सब लिंगुअल वाली। ठीक है, यानी सबसे बड़ी है पैरोटिड और सबसे छोटी है सब लिंगुअल। ठीक है, ये जीभ के नीचे होती है। और इस तरीके से ये 3 जोड़ी है जो कि लार ग्रंथियां हैं पाई जाती हैं। ठीक है, यानी कि 3 3 6 होगी, 3 जोड़ी मतलब 6 होगी। तो लार ग्रंथि आपने देखी। उसके बाद लीवर है, यकृत जिसको बोला जाता है, और आपकी बॉडी की सबसे बड़ी ग्रंथि के नाम से भी इसको जाना जाता है। काफ़ी बार एग्जाम्स में क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये देख सकते हैं आप, ये जो ट्रायंगुलर इन शेप है, त्रिभुज के आकार की जो अंग आपको दिख रहा है, ये है आपकी लीवर। और बेसिकली इसका रोल ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता है, बट आपको याद रखना है इसके अंदर एक प्रकार का जूस निकलता है जिसको बोला जाता है बाइल जूस। जिसको क्या बोला जाता है, बाइल जूस, BILE। ठीक है, बाइल जूस, और इसको हिंदी में बोला जाता है पित्त रस। ठीक है, जो कि कहाँ से बनता है, कहाँ पर सिंथेसिस होता है, कहाँ पर स्त्रावित होता है, तो वो कहाँ से होता है, लीवर से होता है। और वो स्त्रावित होने के बाद इकट्ठा यानी संग्रहण कहाँ पर होता है, जो आपको ग्रीन कलर में यहाँ पर शो हो रहा है, गोल ब्लेडर जिसको पित्ताशय कहते हैं। और ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा हुआ है, कंपेटिटिव एग्जाम्स में पूछा हुआ है कि जो बाइल जूस हैं यानी पित्त रस हैं वो कहाँ पर बनता है, तो वो लीवर में बनता है। और वो संग्रहित यानी इकट्ठा कहाँ पर होता है, तो वो पित्ताशय यानी गोल ब्लेडर में होता है। ठीक है, काफ़ी बार कन्फ्यूजन हो जाता है कि बनता कहाँ है और इकट्ठा कहाँ पर होता है, तो कन्फ्यूजन नहीं होना है, बनता लीवर के अंदर, इकट्ठा कहाँ पर होता है, गोल ब्लेडर यानी पित्ताशय के अंदर होता है। ठीक है, और लास्ट पार्ट था इसका जो सहायक है वो है अग्नाशय। तो अग्नाशय एक प्रकार की अंतःस्रावी ग्रंथि और बहिस्रावी ग्रंथि दोनों ही हैं। ठीक है, और ये कुछ अग्नाशय रस का स्रावण करती है जो कि पाचन में मदद करते हैं। अब आगे देखेंगे अपन कि किस तरीके से मदद करेंगे। ठीक है,
तो आई होप ये बेसिक चीज़ें थी डाइजेशन के रिगार्डिंग, यानी पाचन तंत्र के रिगार्डिंग ये बेसिक सी चीज़ें थी, आपने देखी। अब आगे अपन पढ़ेंगे कि किस तरीके से पाचन होता है, कौन कौन से रस हैं, कौन कौन से जूस हैं जो कि सीक्रेट होते हैं, और भोजन को किस किस तरीके से वो पचाते हैं, वो अपन आगे देखते हैं। ठीक है, तो अब आगे अपन पढ़ेंगे कौन सा रस कहाँ से निकल रहा है, किस तरीके से भोजन का पाचन करता है। तो चलिए देखते हैं। तो अभी तक अपन ने पढ़ा कि भोजन मुंह से लेकर कहाँ से, किस अंग से होता हुआ कहाँ पर पहुँचा है, और अपन ने स्टार्टिंग पूरा आहार नाल पढ़ा है, मुंह से लेकर पूरा गुदा द्वार तक अपन ने पूरा पढ़ लिया है, भोजन कहाँ से कहाँ पर आता है। अब अपन पढ़ेंगे कि भोजन का पाचन आखिर होता कैसे है, और ये पाचन है क्या, और कौन कौन से केमिकल्स हैं, मतलब कि कौन कौन से रसायन हैं, कौन कौन से एंजाइम और हार्मोन हैं जो कि हेल्प करते हैं, यानी सहायता करते हैं भोजन के पाचन में। तो ये पूरा अपन अब देखने वाले हैं, थोड़ा ध्यान दीजिए। अभी तक तो अपन ने नॉर्मल चीज़ें पढ़ी है, वो आप नॉर्मली बैठे होंगे तो ही समझ आ गया होगा, लेकिन अब जो पढ़ेंगे वो बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ आपको पढ़ना होगा तो ही समझ आएगा। सबसे फर्स्ट अपन बात करते हैं पाचन क्या होता है। पाचन यानी भोजन का जटिल अणुओं से सरल अणुओं में टूटना। ठीक है, जटिल अणुओं से सरल अणुओं में टूटना क्या होता है, पाचन होता है। ठीक है, यानी कि समझ गए होंगे, यानी बड़े अणुओं का टूटकर छोटे अणु बनना ही पाचन होता है। अब वो अलग अलग प्रकार का होता है। ठीक है, मैकेनिकल हो सकता है, केमिकल हो सकता है, रासायनिक भी हो सकता है, और डायरेक्टली जो अपन मैकेनिकल भी हो सकता है। ठीक है, अब उसको अपन आगे देखते हैं। तो इसके अंदर अलग अलग प्रोसेस हैं जो कि काम आती हैं। सबसे फर्स्ट वन जो भोजन अपन खाते हैं वो किस प्रोसेस के अंदर गुजरता है, उसके बाद क्या प्रोसेस होती है, उसके बाद क्या प्रोसेस होती है, सारी प्रोसेस आप देखते हैं। फर्स्ट वन जो प्रोसेस होती है वो होती है अंतःग्रहण, जिसको इंजेशन कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद अंतःग्रहण मतलब समझ रहे होंगे, भोजन का माउथ के द्वारा यानी मुंह के द्वारा शरीर में लेना। ठीक है, भोजन को खाना एक तरीके से, वो अंतःग्रहण होता है। अंतःग्रहण मतलब लेना। उसके बाद उसका पाचन यानी कि बड़े अणुओं को टूटकर छोटे अणुओं में बनना, यानी बड़े अणु टूटकर कैसे बनेंगे, छोटे छोटे अणु बन जाएंगे, तो वो क्या है, पाचन वो होगा। उसके बाद जो छोटे अणु हुए हैं उनका अवशोषण होगा। अवशोषण किसका, जो पोषक पदार्थ उसके अंदर हैं जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन जो भी हैं, उसका अवशोषण होगा बॉडी के द्वारा। ठीक है, उसके बाद उसका स्वागीकरण होगा एक तरीके से, फिर से उसका अवशोषण होना सेल टिश्यू तक यानी कोशिकाओं तक, उसका अवशोषण होना, वहाँ तक पहुँचना, और उसका लास्ट पार्ट होता है बहिक्षेपण या बहिस्त्रावण, जिसको बॉडी से बाहर निकालना होता है, जिसको उत्सर्जन अपन कह सकते हैं। तो ये 4-5 जो प्रोसेस हैं वो होती हैं पूरे पाचन तंत्र के अंदर, पूरी आहार नाल के अंदर ये प्रोसेस होती हैं, और ये प्रोसेस हो जाती हैं तो वो पाचन कंप्लीट हो जाता है, और जो अपचित भोजन होता है, अपशिष्ट होता है, वो बॉडी से बाहर एक्सक्रिएट हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब देखते हैं इसके अंदर अपन। तो सबसे फर्स्ट वन ये फेज इधर बनी हुई है जो अपन ने देखी। सबसे फर्स्ट वन भोजन कहाँ पर पहुँचा, माउथ में। टीथ ने यानी दांतों ने उसके साथ क्या किया, जीभ ने उसके साथ क्या किया, लार ने उसके साथ क्या किया। आगे अमाशय में पहुंचा तो वहाँ पर कुछ है, वहाँ उसके साथ भोजन के साथ क्या हुआ वो अपन डिटेल से देख रहे हैं। तो सबसे फर्स्ट वन माउथ की बात करें यानी मुंह की बात करें तो यहाँ पर भोजन का क्या होता है, अंतःग्रहण होता है, यानी भोजन को लिया जाता है। उसके बाद दांत क्या करते हैं, जो भोजन आया है उसको क्या करता है, काटता है, चीरता है, फाड़ता है, जो अपन ने पढ़ लिए दांतों के प्रकार, उनमें उनके कार्य, तो वो काम होता है, यानी एक तरीके से कहें तो भोजन को चबाते हैं। उसके बाद जीभ क्या करती हैं, जो भोजन चबाया है, जो एक लुगदी बन गई है, उसके अंदर एक प्रकार से लार जो मिल जाती है, लार बनने के बाद वो क्या हो जाता है, चिकना हो जाता है, लस लसा हो जाता है, और जीभ क्या करते हैं, उसको उतल फुतल करती हैं, एक तरीके से पूरा लुगदी बना लेती हैं। और उसके बाद नेक्स्ट लार ग्रंथि से, जैसा कि मैंने आपको बताया 3 जोड़ी जो लार ग्रंथियाँ होती हैं। ठीक है, कौन कौन सी बताई थी, पैरोटिड, सबलिंगुअल और सब मैंडिबुलर, ये 3 जोड़ी बताई थी। इनसे लार सिक्रेट होता है, लार निकलती हैं, और उसके अंदर कुछ विशेष प्रकार के रस पाए जाते हैं। ठीक है, वो उसके साथ मिलते हैं और उसका पाचन करवाने का काम करते हैं। ठीक है, और उसके अंदर जो एंजाइम्स प्रेजेंट होता है वो आपको याद रखना है। एमाइलेज एंजाइम या टाइलिन एंजाइम है जो कि उसके अंदर पाया जाता है, आपको याद रखना है। लिखा हुआ है नीचे, स्टार्च
इसके अंदर स्टार्च को क्या करता है, भोजन स्टार्च जो होता है, स्टार्च जो बन जाता है भोजन का, उसको तोड़ देता है माल्टोज शुगर के अंदर। कौन तोड़ता है, लार में जो एंजाइम पाया जाता है जिसको यहाँ पर लिखा हुआ है एमाइलेज या एमिलेज या फिर टाइलिन इसको कहते हैं, ये स्टार्च को ब्रेक डाउन कर देता है, यानी स्टार्च का पाचन करके क्या बना लेता है, माल्टोज शर्करा बना लेता है। ये आपको याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद जब स्टार्च का पाचन हो जाता है तो वो जो शर्करा बनी है या जो पूरा प्रोडक्ट है वो कहाँ जाता है, आगे भोजन कहाँ चला जाता है, ग्रास नली में, यानी फेरिंग्स से होता हुआ इसोफेगस में वो पहुंच जाता है। और उसमें क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है, क्रमानुकंचन गति होती है, यानी भोजन आगे की तरफ पहुंचता है। उसमें संकुचन और फैलाव जो होता है उसके कारण से भोजन है आगे की तरफ खिसकता जाता है। और अब फाइनली जो भोजन है कहाँ पर आ जाता है, आमाशय में आ जाता है। एक बार फिर से डायग्राम आप देख पा रहे होंगे इस तरीके से। अभी भोजन कहाँ पर, यहाँ था माउथ में, यहाँ से कहाँ है, इसके थ्रू कहाँ आ गया, अब इस जे शेप की आकृति में आ गया, और ये क्या है आपका आमाशय। तो इस तरीके से भोजन अब कहाँ पर पहुंच गया है, आमाशय में। अब आमाशय में भोजन के साथ क्या होगा देख ले। तो आमाशय में आने के बाद यहाँ पर अलग अलग प्रकार के जूस है, अलग प्रकार के रस हैं जो कि स्रावित होते हैं। कहाँ से, जठर ग्रंथियाँ यहाँ पर पाई जाती है। आमाशय के अंदर स्पेशल प्रकार की जठर ग्रंथियाँ ही पाई जाती हैं। और यहाँ पर एक पेप्सिन निकलता है, दूसरा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसको HCl कहा जाता है, और श्लेष्मा। 3 प्रकार के रस हैं, जूस हैं, यहाँ से निकलते हैं। किससे, जठर ग्रंथियों से। अभी ध्यान रखें, अभी मैं ट्रिक भी इसकी बता दूंगा किस तरीके से आपको इनको याद रखना है। पहले कंसंट्रेशन के साथ देखें, उसके बाद ट्रिक में आपको बताऊंगा। तो इस तरीके से ये स्रावित होते हैं रस। अब इनका रोल क्या होता है, जो पेप्सिन होता है वो किसका पाचन करता है, वो प्रोटीन का पाचन करता है। पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन का पाचन करता है। वहीं पर जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, HCl है, वो क्या करता है, वो क्या करता है, भोजन को अम्लीय माध्यम प्रदान करता है। लिखा है भोजन को अम्लीय माध्यम प्रदान करता है। उसके अलावा जो थर्ड है श्लेष्मा जिसको म्यूकस कहा जाता है, ये जो अम्लीय भोजन है उसको, जो आमाशय की दीवारें हैं उनसे बचाने का काम करता है, यानी कि अम्ल से सुरक्षा करने का काम करता है। क्योंकि आपको पता है अम्ल बहुत एसिड है जो कि बहुत ही घातक होता है, छाले करवा सकता है, यानी अल्सर बना सकता है। लेकिन उसको बचाने का काम क्या कौन करता है, श्लेष्मा करता है, जिसको आप म्यूकस भी कहते हैं। ठीक है, आई थिंक समझ आ गया होगा। अब ये सब कुछ होने के बाद अब फाइनली जो भोजन है कहाँ पर पहुंच जाएगा, इस तरीके से होने के बाद, यानी प्रोटीन का बेसिकली यहाँ पर पाचन होता है। आमाशय के अंदर प्रोटीन का बेसिकली पाचन होता है। बाकी ज़्यादा पाचन यहाँ पर भी नहीं होता है, मोस्टली पाचन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन एंड छोटी आंत में, जो आप आगे देखते हैं। यानी आमाशय के बाद अब भोजन कहाँ पर पहुँच गया है, छोटी आंत में। और छोटी आंत का यहाँ पर शुद्धांत भाग लिखा है, बेसिकली इसी भाग में पाचन होता है। तो देखेंगे आप, तो यहाँ पर मैंने कहा था आपको कि इस तरीके से ये आपका आमाशय था, और आगे ये कनेक्ट था छोटी आंत में, और छोटी आंत का स्टार्टिंग पार्ट ड्यूडेनम था। इस ड्यूडेनम में आगे जो लीवर था उससे एक डक्ट आती है, और अग्नाशय से एक डक्ट आती है। जो भी जूस आता है वो ड्यूडेनम में जाकर गिरता है। तो इस ड्यूडेनम के अंदर से यह आंत्र रस निकल रहा है, ठीक है, यहीं पर आंत्र रस निकलता है। और इसके अंदर जो पाचन होता है किस किस का होता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। कार्बोहाइड्रेट से किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज में। वहीं पर वसा का पाचन होता है, और वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में। वहीं पर प्रोटीन का पाचन होता है, प्रोटीन का पाचन होकर क्या हो जाता है, अमीनो अम्ल, अमीनो एसिड जो है बन जाते हैं। तो इस तरीके से आंत्र रस के द्वारा ये होता है। वहीं पर मैंने कहा था कि लीवर यानी यकृत से और अग्नाशय से भी कुछ स्त्रावण होता है, ठीक है, यानी कुछ जूस है वही निकलता है। क्योंकि ये अपन ने पढ़ा था कि असेसरी ऑर्गन है, असेसरी मतलब सहायक ग्रंथियां हैं। तो लीवर में क्या होता है, लीवर से मैंने बताया था आपको कि बाइल जूस बनता है, यानी पित्त रस है जो कि वहाँ से बनता है। और ये जो भी वसा अणु होते हैं, वसा, उनको पाचन करने का काम करती हैं, यानी कि एक तरीके से इमल्सिफिकेशन का ये काम करती है। यानी जो भी फैट्स वगैरह होती हैं उसको ये क्या करती हैं, जो बड़ी बड़ी जो गोले हैं या अणु हैं उनको छोटे छोटे यानी कि उसका पाचन करते हैं। यानी इमल्सिफिकेशन कर सकता है या इमल्सीकरण कह सकते हैं। तो पित्तरस का मेजर काम क्या होता है, इमल्सिफिकेशन, आपको याद रखना है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा हुआ है। पित्तरस कहाँ पर बनता है, तो लीवर में बनता है। वो संग्रहित कहाँ पर होता है, तो गोल ब्लैडर में संग्रहित होता है। और मेजर काम क्या है उसका, तो इमल्सिफिकेशन करना होता है, इमल्सीकरण करना होता है। जो वसा की छोटी छोटी गोलियां हैं उनको विमल्सीफाई किया जाता है, या फिर इस तरीके से कह सकते हैं कि उनका पाचन करवाया जाता है।
ठीक है, आई होप समझ आ गया होगा। आगे बात करेंगे अग्नाशय की, जो पेनक्रियाज में बोल रहा हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पेनक्रियाज है वो दोनों प्रकार का काम करता है, एंडोक्राइन भी और एक्सोक्राइन भी। ठीक है, यानी हार्मोन भी रिलीज करता है और एंजाइम भी रिलीज करता है। तो पाचन तंत्र के अंदर क्या करता है, वो एंजाइम बनाता है यानी रस स्रावित करता है पेनक्रियाज से, पेनक्रियाटिक जूस, यानी अग्नाशय और अग्न्याशय जूस। ठीक है, इंग्लिश में बोले तो पेनक्रियाज, और उसको जूस जो बनता है उसको पेनक्रियाटिक जूस कहते हैं। और हिंदी की बात करें तो अग्नाशय और अग्नाशय को क्या होते हैं, अग्नाशय जूस। कौन कौन से एंजाइम्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं तो वो आप देख सकते हैं। एक तो एमाइलेज, दूसरा ट्रिप्सिन और तीसरा लाइपेज। ये तीनों किस किस का पाचन करते हैं वो आपको बेसिकली याद रखना है। यदि ट्रिप्सिन जो है यानी प्रोटीन का पाचन होता है तो उसमें हेल्प कौन करता है, वो ट्रिप्सिन करता है। ठीक है, किसके पाचन में, प्रोटीन के पाचन में जो हेल्प करता है वो ट्रिप्सिन करता है और प्रोटीन को कन्वर्ट कर देता है यानी तोड़ देता है किसके अंदर, पेप्टोन्स के अंदर। यानी प्रोटीन्स किसके अंदर टूटती हैं, पेप्टोन्स के अंदर। और उसमें सहायता कौन करता है, कौन सा एंजाइम सहायता करता है, तो वो करता है ट्रिप्सिन एंजाइम। ठीक है, वहीं पर अपन बात करें वसा की, और वसा का जो पाचन होता है और पाचन के बाद जो बनता है वो होता है वसा अम्ल या ग्लिसरोल बनता है, वसा अम्ल या ग्लिसरोल बनता है। और उसमें हेल्प कौन करता है, सहायता कौन करता है, तो वो लाइपेज एंजाइम करता है। याद रखना है, वसा का पाचन कौन करता है, तो लाइपेज एंजाइम करता है। प्रोटीन का पाचन कौन करता है, ट्रिप्सिन एंजाइम करता है। वहीं पर स्टार्च का जो पाचन है वो कौन करता है, तो वो एमाइलेज करता है, जो कि अपने माउथ के अंदर लार ग्रंथि के द्वारा निकलने वाले हार्मोन से भी, निकलने वाले एंजाइम से भी बताया था। ठीक है, तो एमाइलेज क्या करता है, स्टार्च को माल्टेज यानी ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो वहीं पर आपको एक बात और याद रखनी है कि जो छोटी आंत हैं वहाँ पर कुछ विशेष प्रकार की संरचनाएं पाई जाती है जिनको बोला जाता है रोम। ठीक है, दार्घ रोम या दीर्घ रोम जिनको बोला, ये आप इंग्लिश में बोले तो इंग्लिश में आपको बेसिकली याद रखना है विलाई सिस्टम। विलाई कैसे, देख सपोज कीजिएगा कोई रस्सी आपके पास है इस तरीके से, इतनी बड़ी है। ठीक है, अब कोई रस्सी है आपके पास यहाँ से इस तरीके से वो हो रही है, इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे, लंबाई वही है यहाँ से लेकर यहाँ तक, बट ये इस तरीके से फिंगर लाइक स्ट्रक्चर के रूप में बनी हुई होती है, जो कि काम क्या करती है, इसके सरफेस एरिया को बड़ा करती है। यानी इसका जो एरिया है, पृष्ठ है, वो बढ़ जाता है, और बढ़ जाता है तो उसमें एब्जॉर्प्शन यानी कि अवशोषण है वो भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। यानी कि ये विलाई सिस्टम है, ये जो अंगुली जैसी स्ट्रक्चर दिख रही है इनको क्या कहते हैं, विलाई कहते हैं। और ये इनके सरफेस एरिया को बढ़ाने का काम करती हैं, जो कि पाचन में हेल्प करती है। ठीक है, तो अवशोषण करवाने में ही हेल्प करती है, उनके सतह को बढ़ाने का ये काम करती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये अपन ने देखा छोटी आंत के अंदर भी पाचन इस तरीके से हुआ। कौन कौन से एंजाइम है जो कि हेल्प करते हैं और कौन सा एंजाइम किस पोषक तत्वों का पाचन करवाते हैं। प्रोटीन का पाचन है जो कि पेप्टोन्स में हो जाता है, जो कि ट्रिप्सिन करवाता है। वसा का पाचन है जो कि वसा अम्ल और ग्लिसरोल में होता है, लाइपेज एंजाइम करवाता है। वहीं पर स्टार्च का पाचन एमाइलेज करवाता है, जो कि ग्लूकोज में कन्वर्ट करवा देता है। ठीक है, अब लास्ट पार्ट अपन बात करते हैं कि ये सब कुछ पाचन हो गया। अब क्वेश्चन ये आता है कि जो पचा हुआ भोजन है उसका तो अवशोषण हो जाएगा, बट जो नहीं पचा है, अपचित भोजन है, उसका क्या होगा, तो उसका होगा क्या, बड़ी आंत्र में जाएगा। बड़ी आंत्र में ऑलमोस्ट जो अवशोषण होना होगा वो अवशोषण हो जाएगा, और बाकी जो बचा हुआ भोजन है वो बॉडी से बाहर निकाल दिया जाएगा। और इस तरीके से ये भोजन है माउथ से लेकर आपके जब तक बॉडी से बाहर निकलता है वो पूरी फेजेज अपन ने देखा। आई होप ये पाचन तंत्र के बारे में आपको समझ आया होगा। काफ़ी सारा कुछ अपन ने पढ़ लिया है, और ऑलमोस्ट आई थिंक जिसने ये पढ़ लिया है अब से उनके माइंड में पाचन तंत्र के रिगार्डिंग कोई सा भी क्वेश्चन हो कभी गलत नहीं होगा, क्योंकि पाचन तंत्र के रिगार्डिंग जितना होना चाहिए, जो कुछ आपको पढ़ना चाहिए, सब कुछ मैंने इसके अंदर बता दिया। सारा कुछ डिटेल्स इसके अंदर मैंने आपको दे दिया। इससे बाहर एग्जाम्स में कुछ भी नहीं आता है, अब वो बोर्ड एग्जाम्स हो या कम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाता है। फिर भी यदि कोई क्वेश्चन, कोई डाउट आपके माइंड में है तो आप ज़रूर पुटअप कर सकते हैं, ज़रूर आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अब मैं जैसा कि आपको बताया था कि इसकी ट्रिक्स हैं कि एंजाइम्स को किस तरीके से हम याद करें, तो वो ट्रिक्स आप देख सकते हैं एंजाइम्स के अकॉर्डिंग, वो मैं आपको बता दूं। सबसे फर्स्ट एंजाइम कहाँ पर बनता है ये आपको पता है, कहाँ पर बनता है, माउथ के अंदर। माउथ में कौन बनवाती हैं, लार ग्रंथि, जिसको सलाइवरी ग्लैंड्स बोला जाता है। कौन कौन सी सलाइवरी ग्लैंड्स हैं वो आपको मैंने बताया, 3 टाइप की सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, पैरोटिड, सबलिंगुअल, सबमैंडिबुलर। ठीक है, हिंदी याद नहीं रहता है तो इंग्लिश ही आप याद रखें, क्योंकि इंग्लिश
मीनिंग्स आपको याद रह जाती हैं, उसको हिंदी में लिख सकते हैं, हिंदी मीडियम्स में जो भी है आप, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि लार के अंदर जो एंजाइम्स पाया जाता है तो वो कौन कौन से पाए जाते हैं। तो जैसा कि आपने देखा होगा, एक टॉम एंड जेरी, आपने एक कार्टून चैनल आता है, कार्टून्स के अंदर एक टॉम एंड जेरी आपने देखा होगा, बिल्ली एक चूहा होता है, वो हमेशा एक दूसरे के पीछे भागते ही रहते हैं। भागते क्यों हैं कि वो चूहे को खाने लगती हैं, यानी कि उसके मुंह में क्या होता है, लार आती है, ठीक है। कोई भी खाने की चीज़ है तो उसको देख के लार ही आती है। अब टॉम एंड जरी से आपको वो याद रखना है कि वो टॉम मान के चलेंगे। क्या मान के चलेंगे, टॉम। किस लिए, क्योंकि लार उसके अंदर आती है, तो लार में कौन से एंजाइम पाए जाते हैं, तो वो आप याद रखना है, टॉम एंजाइम पाए जाते हैं। अब टॉम क्या, मैंने तो नाम नहीं सुना, कहेंगे हमें तो नाम का पहली बार सुना है, तो वो आपको याद रखना है, टा से बनता है, जो आगे का टो है उससे बन जाता है टाइलिन। क्या बन जाता है, टाइलिन एंजाइम बन जाता है, जिसको पटाइलिन बोलते हैं, बट पी साइलेंट होता है, ठीक है। टाइलिन एंजाइम जो भी काम किस में पाया जाता है, लार में पाया जाता है। वहीं जो म है उससे बनता है माल्टेज एंजाइम। कौन सा बनता है, माल्टेज एंजाइम। भूलना नहीं है, ट्रिक आप लिख सकते हैं अपने नोट के अंदर, इंपॉर्टेंट ट्रिक है। और आई होप यदि ये आपको पता है तो इनके रिगार्डिंग, जो एग्जाम्स के रिगार्डिंग क्वेश्चंस आता है अदर कंपेटिटिव एग्जाम्स में भी और आपके बोर्ड्स एग्जाम में भी, तो गलत नहीं होगा, केवल याद रखें, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी, आपको ट्रिक याद रहे ना रहे, पर आपको एंजाइम ज़रूर याद रखने, ठीक है फ्रेंड्स। वहीं पर अपन बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट कौन सा एंजाइम कहाँ पर निकलने वाला था, अब कहाँ पर एंजाइम आपने पढ़ा था, फर्स्ट वन पढ़ा आपने माउथ के अंदर, स्लाइवरी ग्लैंड में। उसके बाद आमाशय की बात करें, आमाशय बोले तो स्टमक, और स्टमक के अंदर क्या क्या बना, स्टमक के अंदर क्या क्या बना वो आपको पता है, गैस्ट्रिक जूस वगैरह निकलता है। वहाँ पर बेसिकली अपन ने नॉर्मली एक या दो एंजाइम्स की बात की थी। एक तो पेप्सिन की थी, जो पेप्सिन क्या करवा रहा था, प्रोटीन का पाचन करवा रहा था। आपको दिख रहा होगा यहाँ पर साफ साफ ये वाला पोर्शन, प्रोटीन का पाचन करवा रहा था। और बेसिकली ये पेप्सिन ही आपको यहाँ पर याद रखना है। इसके अलावा HCl भी आपको याद रखना है, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है, और श्लेष्मा याद रखना है, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट आपको याद रखना था, और पाचन रस जो है, 5 एंजाइम है, कहाँ पर आए थे, तो वो आए थे अग्नाशय में, यानी पेनक्रियाज के अंदर, जो येलो कलर की होती है। मैंने आपको डायग्राम एक बार फिर आपको बता दूंगा मैं, ठीक है। तो अग्नाशय में अग्नाशय रस, या पेनक्रियाज के मैंने इंग्लिश में बोल रहा था, तो पेनक्रियाटिक जूस निकलता है। अब उसके अंदर किस तरीके से आप याद रखेंगे, तो याद रखने के लिए क्या होगा, एक ट्रिक याद रखनी है, ट्री एमा लाई, ठीक है। सपोज करे किसी का बर्थडे है, ठीक है, और एक कोई लड़की है एमा, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, गिफ्ट उसको कुछ मिला नहीं, तो क्या लेकर आ गई, उसके लिए ट्री ही लेकर आ गई, यानी पेड़ कुछ पौधा बना के लिए आई, कुछ पौधा है उसके घर पे था, उसको पैक करके लिए आई। तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि कोई एमा लड़की है और वो किसी को गिफ्ट देने के लिए ट्री को ही उठा लाई गिफ्ट में, तो इस तरीके से ट्री एमा लाई, कौन लाई, एमा लाई। तो ट्री से बनता है ट्रिप्सिन, ट्री से बनता है ट्रिप्सिन, और ट्रिप्सिन किसका पाचन करता है, प्रोटीन का। प्रोटीन से क्या बनवाती है, पॉलीपेप्टाइड या पेप्टोन्स बनवाती है। वहीं पर एमा से जो एमा है उससे बनता है एमाइलेज, और एमाइलेज किसका पाचन करवाती है, एमाइलेज है जो किसका पाचन करवाती है, वो स्टार्च का पाचन करवाती है, और क्या बनवा लेती हैं, ग्लूकोज बनवा देती है। वहीं पर अपन बात करें तो लाइपेज के अंदर जो लाई है उसका मतलब क्या निकल रहा है, लाइपेज, ठीक है। लाई से क्या बनता है, लाइपेज। तो ये बेसिकली ये एंजाइम है जो कि आपको याद रखने हैं, ठीक है। बेसिकली जो है एंजाइम है वो आपको याद रखने हैं, और आई होप आपको समझ आ गए होंगे। और ये अपन ने बात की ऑल ओवर पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम की, पूरा पाचन तंत्र की। और इसके रिगार्डिंग आपका कोई क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, आपको रिप्लाई ज़रूर मिल जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक और शेयर करें अपने फ्रेंड्स तक, ताकि उन सबको भी इसका बेनिफिट हो सके। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपन नेक्स्ट इसके सेकंड सेक्शन में बहुत ही जल्दी, और नेक्स्ट सेकंड सेक्शन में अपन नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग।